अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। हर नए दिन के साथ आज भी एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ करेंगे, इस उम्मीद के साथ, इस सोच के साथ कि आज का दिन जो है वो मेरे और आप और हम सब के लिए एक अच्छा, एक पॉजिटिव दिन होगा। पॉजिटिव दिन की बात हो रही है तो हर दिन के साथ हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ ख़बरें होती हैं। आज भी हमारे पास टॉप 10 न्यूज़ हैं। सबसे पहले उनकी तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या आगे होने वाला है। सबसे पहले अगर बात करें मानसून के सिलसिले की, तो हमने देखा कि मानसून जो है वो कराची शहर में उसकी बारिशें हुई, बहुत तबाही भी हुई, कराची में मौसम भी बहुत खुशगवार रहा। लेकिन मानसून जो है वो दोबारा से उसका आगाज़ हो रहा है। मशरक़ी हवाएं जो हैं वो सिंध में दाखिल होना शुरू हो गई हैं और पेशगोई यही की जा रही है कि बुध को जो है बेशतर अजला में बारिश का इम्कान भी है और बुध से जो है वो नए स्पेल का आगाज़ हो जाएगा। कराची समेत सिंध के बेशतर हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अब देखना ये है कि आने वाली बारिशें जो हैं वो हमारे लिए रहमत बन के बरसती हैं या फिर शहरियों के लिए जो है वो ज़हमत बन जाती हैं। साथ ही साथ अगर हम मानसून की मानसून की बात करें तो हम देखते हैं कि मानसून के बाद जो है वो काफ़ी शहर कायद के हालात जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात जो हैं वो ख़राब रहे हैं। मुतअद्दिद इलाकों में तरक्याती कामों की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी हमें दरम बरम नज़र आया। बहुत सारे ऐसे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कराची शहर में चल रहे हैं जिनकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बदहाली का शिकार है। और उसके बाद हमने देखा कि हालिया मानसून की बारिशों ने भी जो है वो शहर को जो है वो बिल्कुल ही इस तरीके से बना दिया है कि जो सड़क 4 महीने पहले 15 दिन पहले भी बनी थी वो भी तबाहाली का शिकार हो गई है। इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप कहीं पहुंचते हैं, सुबह आपने ऑफिस जाना हो या कहीं भी जाना हो, हमेशा लेट होते हैं आप और उसकी बुनियादी वजह यही हमारा शहर कायद का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। साथ ही साथ हमने देखा कि शहर कायद में जो है वो निगलेरिया का एक और केस सामने आ गया है। इसमें जो है वो 19 साला नौजवान है जिसमें जो है वो जरसोमा की तस्दीक हुई। नौजवान को जो है वो निजी हस्पताल में दाखिल किया गया है और जो है आज नौजवान की निगलेरिया जरसोमा से हलाकत की भी तस्दीक हुई है। निगलेरिया क्या है, किस तरीके से बढ़ रहा है और किस तरीके से इसकी रोकथाम मुमकिन है, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, इन पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ जब हमने देखा कि मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज़ हुआ, बेज़ाब्तगियाँ सामने आई, बहुत ही एक कियोस क्रिएट हुआ पूरे शहर में, पूरे सिंध भर में किस तरीके से इम्तिहानात जो है वो हुए, बच्चे किस कदर परेशान हुए। अब जो है वो मैट्रिक के नताइज का ऐलान हुआ है और मैट्रिक के नताइज में भी जो है वो बेकायदियों का मामला जो है वो सामने आया है। कायम मकाम नाज़िम इम्तिहान की सिटी 21 से गुफ्तगू और उन्होंने कहा कि हमारे सॉफ्टवेयर में गलती हो गई थी। सॉफ्टवेयर में फ़ेल होने वाले तुलबा के टोटल मार्क्स भी शो हो रहे हैं। मतलब आजकल सॉफ्टवेयर्स में ज़रा काफ़ी गलतियाँ हो रही हैं, इस पर भी बात करेंगे कि क्या गलतियाँ हो रही हैं और ये सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो पहले से अपडेट क्यों नहीं किए जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम करते हैं हमेशा महंगाई की। तो बात यह है कि महंगाई की शरह में कमी जो है वो हमें सामने आई है। अगर हम बात करें, इदारा शुमारियात ने डेटा जारी किया कि अगस्त 2024 में महंगाई की शरह 34 माह की कम तरीन सतह तक गिर गई। अगस्त 2024 में महंगाई की शरह 9.64% रही और जुलाई में कितनी रही और किस तरीके से जो है इसका पूरा ये तरीक़ाकार होता है, किस तरीके से पता चलता है और कहाँ कहाँ पर जो है महंगाई में कमी आई है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ जो है वो साल 2024 की दूसरी छमाही तक लिस्टेड बैंकों के मुनाफे में भी इजाफा हुआ है। इट्स ऑल्सो अनदर पॉजिटिव न्यूज़। टॉप लाइन रिसर्च से रिपोर्ट जारी कर दी है। साल 2024 की दूसरी छमाही तक लिस्टेड बैंकों का मुनाफा 4% इजाफे से 137 अरब रुपए रहा है। इस पर भी हम लोग जो है वो आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो इन सब पर बात करने के लिए मैं अकेली काफ़ी नहीं हूँ, तो इसीलिए मेरे साथ जो हैं वो मौजूद हैं खुर्शीद रहमानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइए सबसे पहले कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा है, टाइम पर पहुँच गए थे उसकी वजह से थोड़ा सा दिल जो है और जहनी तौर पर सुकून महसूस कर रहे हैं। मतलब जहनी तौर पर सुकून है और जब गाड़ी लेके निकलते हैं तब हाँ फिर प्रॉब्लम होती है, फिजिकल पेन होता है। क्योंकि जब किसी भी मुल्क की तरक्की का राज या किसी भी शहर की तरक्की का राज मवासलाती निज़ाम से होता है। बिल्कुल ऐसे। और अगर मवासलाती निज़ाम आपका डिस्टर्ब है और इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ठीक नहीं है तो यकीनी तौर पर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां आपको 1 घंटा पहले पहुंचना है तो आप 1 घंटा बाद पहुंचेंगे। ऐसा ही है बिल्कुल। तो शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सूरत हाल तो ऐसी परेशान कुन है। यकीनी तौर पर ये सारा मलबा मुर्तज़ा वहाँ पर तो नहीं डाला जा सकता, लेकिन ये कहा जा सकता है अलबत्ता कि 16 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को हो गए हैं, तो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसा डेवलप होना चाहिए था कि अगर यहाँ 1 हफ्ते भी बारिश होती
और ऐसे बहुत सारे बैरून ममालिक हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया और दीगर जो लंदन, लैटिन अमेरिका, और वहाँ पर वहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर बारिशें होती हैं और हफ्तों बारिशें रहती हैं। लेकिन आप देखें कि बरसात जैसी ख़त्म होती है उसके बाद पानी ड्रेन आउट हो जाता है। ऐसा ही है। हमारे यहाँ इस शहर कराची के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि बरसात होने के बाद वो लोगों को जहमत लगती है। ऐसे खुशी साहब, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, ये वाली बात भी ऐड कीजिएगा। आपने जैसे मुर्तज़ा बाब साहब की बात की, हम देखते हैं कि मतलब क्योंकि मैं वही बात कर रही होती हूँ यूजुअली भी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता होती। अब मेयर कराची हैं, लेकिन जब हम उनसे बात भी करते हैं तो हमारे ये जो मेन शारा हो गई, जैसे हम शारा फैसल की बात कर लें, ये उनके अंडर आती है। कुछ चीज़ें हैं जो उनके अंडर आती हैं, लेकिन जो बाकी जो सड़कें आप कह लें या इलाकाई सतह पर कह लें, ये तो बल्दियाती इदारों की जिम्मेदारी है। देखिए उसमें शायस्ता ये बात है, जिस तरह बहुत सारी सड़कें PWD के अंदर, वफाकी हुकूमत के अंडर में हैं, और कुछ बेशतर जो शाराएँ हैं वो सिंध हुकूमत के अंडर प्रोसेस हैं, और कुछ वफाक उनको देखता है, और जो गली महलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम है वो बल्दियाती जो मेयर हैं उनके पास ये हक मौजूद है। इससे कबल भी जो मेयर थे वसीम अख्तर, वो इस बात का रोना रो रहे थे कि हमें फ़ंड्स जो है वो सिंध गवर्नमेंट रिलीज़ नहीं कर रही। तो अब ये शिकवा तो मेरे ख्याल से दूर हो गया इस वक्त के मेयर कराची का और सिंध हुकूमत का, क्योंकि सूबे में भी सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और मेयर कराची भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। तो ये उन पर ये फ़र्ज़ ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक मौका मिला है, एक यंग बैरिस्टर हैं मुर्तज़ा बाब, तो यकीनन पूरे शहर की जिम्मेदारी तो उनकी नहीं है, सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो यकीन तो उनको जो रातों रात जो है वो जागना पड़ रहा है या रातों को उनको उठकर शहर की वर्किंग करनी पड़ रही है, उसकी वजह है कि माजी की जो हुकूमत थी शहर की, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। इसकी वजह से इस वक्त का जो मौजूदा मेयर है उसको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और फिर जो इलाकाई सतह है, जो हमारे टाउन्स की सतह पर जो लोग हैं, उन्हें भी यकीनी तौर पर जो है वो इस जो परेशानी है उसका सामना करना पड़ रहा है। अच्छा खुशी साहब, जैसे आपने बात की ना, अब जैसे हम अगर कराची शहर की मेन शाहराहों की बात कर लें, शारा फैसल की बात कर लें, सदर के अतराफ़ बात कर लें, यूनिवर्सिटी रोड वो खुदा हुआ है, आपको लगता नहीं है क्योंकि मानसून का मेरे अब अगर हम देखें काफ़ी टाइम हो गया है, अब बारिशें होती हैं, फिर बीच में मौसम बेहतर होता है, फिर दोबारा से बारिश होती है, अब दोबारा से बुध को मानसून का सिलसिला जारी हो जाएगा। ये जिस तरीके से कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर वक्त पर नहीं कंप्लीट हुआ, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रुक गए, आप कह लें महंगाई की वजह से रुक गए या कोई और रीजंस थे, उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, या वो जो एक मटीरियल नाकिस का हम एक रोना रोते हैं कि सड़कें बना दी जाती हैं लेकिन मटीरियल इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है कि वो महीने बाद 15 दिन बाद वो सड़क जो है वो ऐसा मंजर पेश कर रही होती है जैसे हम मुंजो दाड़ों की सड़क है कोई। देखें शायद इसमें दो पहलू हैं, एक तो आपने बात की मटेरियल की, और मटेरियल तो उस सतह का होता है कि क्योंकि हमारे यहाँ जो टेंडरिंग का सिस्टम है, चाहे वो वफाकी सतह का हो या सिंध गवर्नमेंट की सतह का हो, तो उसमें जो कमीशन माफिया है वो इस सतह उसका कमीशन लेवल इतना ज़्यादा है कि जो उसका मार्कअप लेवल है वो उसको ठेकेदार को पूरा करना पड़ता है। तो 20% उसको वो लगाना है कॉस्ट, और 20% में उसको कॉस्टिंग बजट भी करनी है, लेबर कॉस्ट भी करनी है, और अपना शराब मुनाफा भी उसको लेना है। तो 80% हमारा जो है वो कमीशन की नज़र हो जाता है। तो आप मुझे बताइए कि 20% जब किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगेगा तो उसकी क्वालिटी का क्या मैयार होगा। ऐसे ही है बिल्कुल। और जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना कि अक्सर हम लोग भी देखते हैं, ये तो आपने बात की 20% की, मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि अगर आपने कोई भी सरकारी टेंडर लेना है, सरकारी सतह पर काम करना है, तो 50% जो है वो काम पर लगता है, 50% आपका हिस्सा होता है, 100% का मार्जिन रखा जा रहा था। अशरफ भाई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आपकी गुडी थी? जी हो गई थी, रश में फंसे हुए। ये देखें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और आप भी रश में फंसे हुए थे, इस पर ज़रा कमेंट कर दें क्या। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, कराची का सबसे अच्छा है पूरे मुल्क में। अगर इस्लामाबाद मिलाएं, लाहौर मिलाएं, तो इन सब से तो सबसे अच्छा है। और अगर आप देखें शारा फैसल पे एक गाड़ी पे अगर कोई शख्स निकलता है, वो बताए कि सब कुछ अच्छा है, तो सब अच्छा होगा। आपको मैं बताऊं, आप प्रोग्राम करती हैं, आज आपको मैं बताऊं, आप जाएं लियाकताबाद मार्केट, अगर मुझे आपको सड़क मिल जाए जो आपको अंदर जो मेन लियाकताबाद मार्केट जो बोल रहे हैं, लाहौर की पूरी मार्केटों से बड़ी मार्केट है, लियाकताबाद मार्केट में जाएं, आप रोड दिखा दें मुझे। फिर आप मंगो पीर पे चले जाएं जो मार्बल मार्केट है, मंगो पीर पे जाएंगी ना, तो आप अगर नई गाड़ी लेके जाएंगी ना, उसका कुछ ना कुछ टूट जाएगा। ऐसा ही होता है, ठीक है। अब ये कराची की जगहें हैं, ये मैं 2 जगहें से बताई हैं, बाकी आप जो शहर में कहीं भी चले जाएं, लांडी चले जाएं, औरंगी चले जाएं, कोरंगी चले जाएं, मेन ये है कि आप कह रहे हैं तो सड़कों की मरम्मत की बात होती है। अभी हम आ रहे थे कॉजवे वाली रोड से, जो हम फंस गए क्योंकि हमारे साथी ने बोला क्लियर है, तो गलती हो गई हमने, मतलब तो हम वहाँ आके फंस गए। तो उस सड़क की ऐसी हालत है, देखें ये है इंडस्ट्री एरिया, बिल्कुल माशी हब है ये। अब यहाँ पे लोग आ भी रहे हैं अपने
मुलाजमीन भी आ रहे हैं, काम के लिए ट्रक भी आ रहे हैं, और वो वहाँ पे आके एक ट्रक फंस गया था जिसकी वजह से पूरा, क्योंकि इतने शाइस्ता आपने देखा होगा, हम रोज़ गुजरते हैं, एक 1.5 फीट के गड्ढे हैं, वो लोडेड ट्रक आके फंसा है, और वो आप उसको आके मिट्टी डाल दें, कुछ तो करें, कौन। अच्छा, हम ना ये जैसे आप बात करें ना अशरफ भाई, इस पर तो प्रॉपर हमने प्रोग्राम किया था, हमने पूरे शहर कराची में कोशिश की थी कि हमें कराची की एक सड़क बेहतर मिल जाए, जिसको हम ये कह सकें कि ये सड़क जो है ना, इस पर आपको कोई गड्ढा नहीं मिलेगा सिवाय शारे फैसल के। मतलब शारे फैसल में भी गड्ढे मौजूद हैं, लेकिन जब भी इस तरह का निज़ाम होता है बारिशों का, हम देखते हैं कि सिर्फ शारे फैसल जो है वो हमें बेहतर हालत में मिलता है। मतलब हमें लग रहा है कि हम जो बात कर रहे थे ना खुशीदी साहब, अशरफ भाई की कोई मॉर्निंग को ख़ास अच्छी नहीं रही है। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं मैट्रिक के नताइज की। मैट्रिक के नताइज पर अशरफ भाई आपको पता है हमने बड़े प्रोग्राम किए जब पेपर्स हो रहे थे, और जिस तरीके से पेपर्स जिन हालात और सिचुएशंस में हुए हैं, कभी जो है वो उनका वो नहीं आया, आपके जो आते हैं कि आपकी मार्कशीट कह रही हूँ, आपका पहले जब अनाउंस होता है पेपर, डेट शीट आती है, कुछ बच्चों के जो एनरोल कार्ड्स होते हैं वो नहीं आए, एनरोलमेंट के लिए बच्चे रुलते रहे, पेरेंट्स रुलते रहे। अब जो है वो मैट्रिक के नताइज में भी बेज़ाब्तियाँ आ गई हैं। सॉफ्टवेयर में कोई मसला था, अब बताइए सॉफ्टवेयर की जो गलतियाँ हैं अशरफ भाई, ये हम कब सुधारेंगे? भाई अभी जो हमारी रिपोर्टर आयमा, उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी, और जब मैंने भी देखी तो मैं भी हैरान हो गया कि मतलब कि जिसके A1 ग्रेड आने थे उसको फेल कर दिया है, जो फेल था उसको पास कर दिया। और सॉफ्टवेयर, मैं भी हैरान हूँ, सॉफ्टवेयर क्या सॉफ्टवेयर, आप जब किसी को चेक करने के बाद उसका रिजल्ट डाल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा ना। एग्जाम्पल अगर अशरफ खान का पेपर है, अशरफ खान का डाला, आपका केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, फिज़िक्स है, इन सब के नंबर डाले और टोटल आया, तो टोटल तो नज़र आ रहा है 700 कुछ नंबर आ रहे हैं उसके जो स्टूडेंट है, और उसको आप फेल कर रहे हैं। मतलब कुछ आपको भी तो देखना चाहिए ना। अब हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, आपने इससे पहले हुआ था जो कराची का जो मेहरान कुन है लास्ट ईयर का, आपको याद होगा कि बच्चों को, कराची के बच्चे कह रहे हैं पढ़ते नहीं हैं, फेल हो गए। ठीक है, अब कौन से बच्चे नहीं पढ़ते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मतलब वो इंटीरियर सिंध की बात करें हम, वहाँ जो टीचर्स हैं उनको आप जाएँ, जब प्रोटेस्ट करने आते हैं प्रेस क्लब पे, आप जाकर उनसे बात तो करें। अब एजुकेशन की स्पेलिंग पूछें, ठीक है, नॉलेज की स्पेलिंग पूछें, तो माशाल्लाह आपको सब सामने आ जाएगा कि कितने पढ़े लिखे हैं। हम उनको टीचर्स कहते हैं, वो टीचर्स हमारे सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। अब जैसे बात करें ना, मतलब ऐसा हैरत होती है कि आप अपने नाम की स्पेलिंग भी पूछें तो नहीं आ रहे होते, लेकिन होते सरकारी टीचर्स हैं। ये भी हमारे मुल्क का आलिम है, ये आपको कहीं नहीं पाकिस्तान में ही मिलता है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक जी, सिटी 10 में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अशरफ खान और साथ ही साथ खुर्शीद रहमानी साहब। बात हम कर रहे थे तो अशरफ भाई से ही पूछेंगे दोबारा से कि अशरफ भाई, ये जो महंगाई की शरह में कमी आई है, ये जो इदारा शुमारियात ने डाटा जारी किया है कि अगस्त 2024 में महंगाई की शरह 34 माह की कम तरीन सतह पर पहुंची है। जी मैं बताऊं कि अगर हम देखें अगस्त 2023 से तो 27.5% पे थी महंगाई की शरह, जो इन्फ्लेशन कहलाती है। अब वो गिर के अब 34 माह की कम तरीन सतह पे आज, यानी कल जो आया है डाटा इदारा शुमारियत ने दिया है 9.64, यानी सिंगल डिजिट में आ गया, 10% से भी नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखें, जो देखते हैं बैरोमीटर होता है इदारा शुमारियात का, वीकली जो है वो जाके डाटा लेता है सब्जियों की, दालों की प्राइस, फिर आपकी बिजली की प्राइस, पेट्रोलियम की प्राइस और दीगर चीज़ों की। तो अगर हम देखें इस वक्त, जैसे हम देखें इस वीकली में तो चिकन की प्राइस कम हुई है, ठीक है, फिर हम देखें कि फ्यूल की प्राइस कम हुई है, फिर मेजर जो आपकी जो सब्जियां हैं उसकी प्राइस कम हुई है, क्योंकि वो पीक में गई थी। क्योंकि लास्ट मंथ में अगर हम देखें तो टमाटर 200 रुपये से भी ऊपर चला गया था, अब वो नीचे आ गया। फिर अगर चिकन की प्राइस देखें तो चिकन भी जो है आपकी 750, 770 तक गई थी, अब वापस नीचे आ गई है, नियर अबाउट 600 रुपये से नीचे आ गई। तो उसका इम्पैक्ट आता है, उस इम्पैक्ट पे ये दे रहे हैं। मगर हैरान कुन बात ये है कि अगर आप मंथली बेस पे, यानी कि जुलाई से अगस्त में हम देखें तो जुलाई में थी 11.5% और अब आप आके आ गई है मतलब 9.64। तो अगर हम देखें कि आगे चलकर, जैसे स्टेट बैंक ने कहा था कि जो सप्लाई चेन है, यानी कि हमारी कमोडिटीज़ खाने पीने की, उन सब की जो अशिया, उसकी सप्लाई चेन अच्छी होगी तो आपकी प्राइस और इन्फ्लेशन नीचे आएगी। तो जो स्टेट बैंक ने कहा था वो तो हो रहा है, लेकिन इसके बरक्स हम देखें फेडरेशन हाउस, कराची चैम्बर, तमाम एसोसिएशन, तमाम बिजनेसमैन
वो कह रहे हैं कि मुसलसल हम देख रहे हैं कि महंगाई की शरह कम हो रही है, तो इस वक्त शरह सूद 19.5% पे है। तो कह रहे हैं कि जब आपकी इन्फ्लेशन नीचे आई है तो शरह सूद बहुत ऊपर है। अगर हम फ़र्क देखें इस वक्त तकरीबन 10.5% का फ़र्क है, तो वो ये डिमांड करें कि शरह सूद भी अब कम होना चाहिए ताकि आपकी एक्टिविटी हो, बैंकों से कर्जा ले सकें लोग, बिजली का बिल नहीं भर सकते हैं, गैस का बिल नहीं भर सकते हैं। इंडस्ट्री की बता रहा हूँ मैं। और इस वक्त तो आवाम भी परेशान है, सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, आवाम जिसका 4,000 का बिल आता था बिजली का वो 8,000 का आ रहा है, जिसका 8,000 का आता था वो 16,000 का आ रहा है, जिसका 16,000 का आता था वो 32,000 का आ रहा है। ड्यू टू आपने जो प्राइस है एक साल में बिजली की दुगनी से भी ज़्यादा कर दी है। और उसके साथ टैक्सेस हैं, अब इतने टैक्सेस हैं, अगर आप देखें घुमा के नॉन फाइलर, फाइलर, पता नहीं क्या क्या डाल दिया है। तो उसमें आपका सेल टैक्स भी डाल दिया है, इनकम टैक्स भी डाल दिया है, फिर आपकी एडजस्टमेंट्स है, फ्यूल एडजस्टमेंट है। तो ये आपके कंसर्न्स हैं। मेन ये है कि मैंने भी जब ये कल खबर दी तो उसमें वही मैं देख रहा था कि बिजली भी सस्ती नहीं हुई, गैस भी सस्ती नहीं हुई, लेकिन इन्फ्लेशन नीचे आ गई। इदारा शुमारियात है, हुकूमती इदारा है, उसने कहा है तो हमें खबर देनी है। कुछ ना कुछ तो है। आप बताएं, आपको लगता है कि पेट्रोल, जैसे हम बात कर रहे थे, 1 रुपये सस्ता हुआ है 259 का है शायद पर लीटर ना, तो आप क्या कहेंगे? इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है कि भाई महंगाई तो उसकी 34 माह की कम तरीन सतह पर पहुँच गई। देखिए, जो इदारा शुमारियात, जिस तरह अशरफ भाई ने कहा कि वफाकी हुकूमत का इदारा है तो उसकी आदाद शुमार से इनकार तो नहीं है, लेकिन जो अर्थ रियलिटी है उसको देखें तो हमें कुछ चीज़ें जो अशिया ज़रूरिया है उनमें कुछ कमी वाक़ई हुई है। जैसे 40 रुपये या 50 रुपये की हद तक जो है वो पर केजी चिकन के रेट्स में कुछ कमी वाक़ई हुई है। 1 रुपये समथिंग पेट्रोल की कीमत में इजाफा कमी हुई है। तो अगर ये पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है तो दीगर चीज़ों पर भी कमी आनी चाहिए ना। मतलब जो फेयर्स हैं हमारे रेलवे के, जो ट्रेन के किराए हैं, फ्लाई के किराए हैं, उनमें कमी वाक़ई होनी चाहिए। लेकिन अमूमन होता ये है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो जाती हैं, लेकिन जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन है उसकी किराए में कमी नहीं आती। ये जैसे, सॉरी अभी बात कर रही हूँ खुर्शीदी साहब, जो बात करें ना, बिल्कुल सही बात है कि अगर जैसे टैक्सेस में इजाफा हुआ या पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, महंगाई ज़्यादा होती है, तो आपके जो फेयर्स हैं, आप ट्रेन के फेयर्स की बात कर लें, आप प्लेन के फेयर्स की बात कर लें, टैक्सेस के साथ इतनी भारी रकम बन जाती है कि मतलब उसमें आप एक इंटरनेशनल टूर कर लो जितने में आप पाकिस्तान से लाहौर जा रहे हो, उसमें कमी क्यों नहीं आती? जब महंगाई की शरह में कमी आ रही है तो आपको लगता है फेयर्स भी कम होने चाहिए? बिल्कुल कम होने चाहिए। देखें, अगर फेयर कम होंगे तो हमारे जो सयाहती जो मकामात हैं वहाँ पर लोग जाएंगे। अब तो लोग सोचते हैं कि यार हम सयाहती मकामात जाएंगे, नारायण कागन जाएंगे, इससे अच्छा मलेशिया घूम कर आ जाएँ, दुबई घूम कर आ जाएँ। तो ये टैक्सेस कीमत में जो शरह है वो कम होनी चाहिए, और अगर फ्यूल प्राइसेस कम हो रहे हैं तो दीगर फेयर्स भी कमी होनी चाहिए, और दीगर इसकी चीज़ों के ऊपर इसका इम्पैक्ट जो है वो जब आएगा तो फिर ये बेहतरी की तरफ चीज़ें बेहतरी की तरफ भी आएगा। और जैसे आप बात करें ना, अगर जैसे मौसम भी है मानसून का, अब आगे जैसे ही आपके महीने स्टार्ट होंगे सितंबर के बाद तो लोग रुख करते हैं ज़रा सियाहती मकामात का, लेकिन उतने ही पैसे आपको तकरीबन कोई 1-1.5 लाख, जिसमें आपको ख़ास ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ही एक अच्छा लेविश सा ट्रिप कर रहे हैं, एक नॉर्मल सा ट्रिप भी करें तो आपके इतने पैसे बन जाते हैं कि बंदा कहता है इससे अच्छा मैं एक इंटरनेशनल ट्रिप कर लूँ। अच्छा, साथ ही साथ हम लोग बात कर रहे हैं खुर्शीद साहब कि ये जो नाइजीरिया है, इसका एक और केस जो है वो हमारे सामने आया। अभी हमने देखा कि 19 साला नौजवान को, जिसमें जरसूमा की तस्दीक हुई और उसके बाद उनकी हलाकत की भी तस्दीक कर दी गई। नाइजीरिया कैसे, क्या है ये, किस तरीके से जो है ये बढ़ रहा है? एक जरसूमा है जो पानी के ज़रिए जो है वो असरअंदाज होता है इंसानों पे। बुनियादी तौर पर जो है साफ़ पानी, जो बुनियादी हमारा जो मसला है वो है, साफ़ पानी मैसर नहीं है, ना पीने को मैसर है, ना हमें एक्स्ट्रा यूज़ के लिए मैसर है। तो हमें टैंकर से ख़रीदना पड़ता है, वाटर बोर्ड का पानी जहाँ से आता है थाबेजी से। तो आप देखें इसकी जो प्यूरिफिकेशन का जो सिस्टम है वो जिस सतह का होना चाहिए वो नहीं है। उसमें जिस तरह से क्लोरीन उसमें आनी चाहिए और दीगर जो अज्जा केमिकल हैं उसके, वो उसमें शामिल होने चाहिए, ताकि वो आपका पानी जो है आप जो आम गरीब तबका है वो पीता भी है, लेकिन उससे नाइजीरिया के अलावा दीगर बीमारियां जो है जन्म लेती हैं। हेपेटाइटिस, मैदे का अमराज, दीगर जो जिगर के अमराज, पेट के अमराज फैलते हैं। कह रहे हैं क्योंकि तो अभी हमने रिसेंटली खुर्शीद साहब ने देखा था, खैर अभी तो रिपोर्ट भी हमने देखी थी, न्यूज़ भी आई थी कि ये जो हम जिसको मयारी पानी समझते हैं और हम बड़े वो कूल डूड प्ले कर रहे होते हैं, जाते हैं हम 40 रुपए की 150-100 रुपए की बोतल खरीदी कि भाई हम तो बड़ा मिनरल वाटर पी रहे हैं, वो भी एक्चुअल में मिनरल नहीं है, उसके अंदर वो चीज़ें नहीं है। फिर आजकल कराची शहर में पानी की कमी है तो लोग जो है वो बोरिंग करा रहे होते हैं। अब उसमें भी आप जब पानी वो वाला भी इस्तेमाल करते हो, उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कैंसर की वजह बन रहे होते हैं। साथ ही साथ जैसे इन्होंने बात की कि जिस तरह का पानी हम नॉर्मली भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो पीने वाला,
अगर हम ये डेली रूटीन में इस्तेमाल करें तो इससे भी आपकी सेहत पर इतने इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं कि हाइपेटाइटिस हो गया। मैं तो खुद हैरान थी सुन के कि अच्छा ये वो पानी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से आधे मसले ख़त्म हो जाएं तो आप अपना पानी उबाल के पीना शुरू कर दें। मुझे जो है वो अभी ये बात पता चली। अशरफ भाई, आप कौन सा पानी इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो ये बताएं। नहीं, हमारे यहाँ तो मतलब फ़िल्टर लगे हुए हैं, वो भी 3 बच्चों की वजह से जो है वो पानी शुक्र है कि आता है हमारा, क्योंकि बिल भी देते हैं, ख्याल भी रखते हैं चीज़ों का। और बाकी ये है कि ज़रूरी है पानी जैसे आता है वाटर बोर्ड का भी, तो उसमें क्लोरीन भी मिलाते हैं और ये ताकि निकलेरिया और ये सारे एक जरासीम होते हैं वो, तो आप हर किसी को ये आगाही होनी चाहिए। जो आप पानी लेकर आते हैं तो ये वो पानी होता है जो एक जगह पे, जैसे कोई आपने बॉटल है उसमें रखा हुआ है आपने, तो जरासीम आते हैं वो पानी में वो क्रिएट हो जाते हैं। वो जब आप पीते हैं तो उसके बाद आपको अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको मुतासर करते हैं, जिसमें आपको मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, बुखार चढ़ता है, फिर बाकी बिल्कुल आपको कमज़ोर कर देता है। तो इसके लिए ज़रूरी है जैसे कि आपने कहा कि बॉईल करना चाहिए पानी को। फिर इसके अलावा ख़ास तौर से जो पानी रखा हुआ होता है, पीने का जो पानी होता है, हमारे यहाँ ख़ास तौर से क्या करते हैं, ड्रम में रख देते हैं। आपने घरों में देखा होगा कि आजकल बोतलें जो मंगाते हैं ला के रख देते हैं, तो आप काफ़ी अरसे तक रखे हुए पानी को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो जब एक जगह स्टिल रखा हुआ है तो वो उसमें भी वो पैदा हो जाता है। अब ख़ास तौर से इसमें ये क्लोरीन कितनी मिली हुई है, बाकी जो केमिकल उसमें मिलाते हैं ताकि दूसरे जरासीम मर जाएं, तो उसके लिए वो देखना होता है। क्योंकि इसके अंदर आप देखा होगा मिनरल वाटर, मैं बताऊँ आपने बात की थी, तो आपने ये बताऊँ कि अब ये आता है बॉटल पे लिखा हुआ है इट्स अ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। जब ये पहले हुआ था तो मैंने जब लास्ट इदारा था वहाँ पे मैंने पूरा रिसर्च करके दिया था, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर नोटिस लिया था और उसमें दिया था जितनी भी हमारे यहाँ जो ब्रांडेड पानी था वो कहते थे इट्स अ मिनरल वाटर। तो मिनरल वाटर सिर्फ एक ही होता है, जो ग्लेशियर या आपका दरिया का जो आता है वो पानी, उसको कहते हैं मिनरल्स वाटर। तो वो प्योर वाटर जो होता है तो उसके अंदर कोई चीज़ मिलाते नहीं है। अगर हम जाते हैं जैसे आप नारायण कागान या उधर जाएं, वहाँ पानी पिएं तो आपका चेंज आउट हो जाता है। आप खाना भी खाते हैं तो जल्दी हजम हो जाता है। यहाँ जो पानी है उसकी pH वैल्यू होती है वो हैवी होता है। हाँ। तो जब आप खाना के साथ पानी भी पीते हैं तो आपको और वेट आपको लगता है, जिसकी वजह से खाना जल्दी हजम नहीं होता है। हम अगर पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, नारायण कागान जाएं, कश्मीर जाएं, तो वहाँ पे जो वो पानी जो हम पीते हैं तो आपका फ़र्क इसलिए होता है कि अगर आप कुछ भी खाना खाएं जितना हैवी, तो वो जल्दी हजम हो जाता है, बिकॉज वो लाइटर होता है बहुत। pH वैल्यू उसकी बहुत लाइट होती है, बहुत कम होती है मतलब, तो वो आपके इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही सूटेबल होता है। लेकिन हम जो यहाँ पानी है तो माशाल्लाह यहाँ तो सब कुछ है जैसे मैंने बताया, तो वो जो पानी है उसके लिए ख़ास तौर से यहाँ, क्योंकि ये जो अगर लोगों के अंदर आ रहा है तो ख्याल करें, ख़ास तौर से बच्चों के लिए। हम जो पानी रखा हुआ है जो हम लेकर आते हैं, आजकल देखा होगा आपने जगह जगह पे आपके वो खुल गए, वो सिर्फ सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, मतलब पानी है। और पानी वैसे जैसे अशरफ भाई हम बात कर रहे होते हैं कि पानी जो इंसान की ज़रूरत है, लेकिन पानी भी जो है वो उसके बारे में भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही होती है, बहुत सारी चीज़ें आ रही होती है। और मैं अक्सर यही बात करती हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई भी काम करना है, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, सबसे पहले उसके बारे में आगाही ले लें, बड़ी ज़रूरी भी है। और जिस तरीके से आजकल जो है वो बीमारियाँ फैल रही हैं और गंदे पानी की वजह से, ठहरे हुए पानी की वजह से, तो कोशिश करें कि ज़रा इस तरह की चीज़ों से एहतियात करें, क्योंकि फिर जो है वो इसके नुकसानात और इम्पैक्ट जो हैं वो आपकी लाइफ में बड़े देर पा होते हैं और बड़े नुकसानदेह भी होते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे। वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं आज के दिन पर जो है वो हम ख़ास तौर पर बात कर रहे हैं मानसून हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई या कराची शहर में जो सड़कें बदहाली का शिकार हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शहर कायद में एक्सप्रेस वे पर एक्सप्रेस वे बनते जा रहे हैं। मलिर एक्सप्रेस वे हमने देखा जिसका जो तरक्याती काम है वो तेज़ी से जारी है, लेकिन हमने देखा कि KPT से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने का जो है वो फ़ैसला किया गया है। सिंध हुकूमत ने KPT से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने का जो फ़ैसला किया है उस पर वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड का 45वां इजलास हुआ है और वज़ीर आला सिंध ने कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने के फ़ैसले का ऐलान करते हुए कहा है कि ये नया एक्सप्रेस वे 12.5 किलोमीटर ऊपर बनेगा, बाकी नीचे होगा। इस पर भी जो है वो हम बात करते हैं। अशरफ भाई, मुझे ज़रा बताइएगा, ये जो एक और एक्सप्रेस वे कराची शहर में बनने जा रहा है, आपको लगता है इससे शहर में जो ट्रैफिक है उसका दबाव कम होगा, वक्त पर सब ऑफिस पहुंचेंगे, ज़िंदगी सुकून अमन में होगी? नहीं, जब तक ये जैसे प्रोजेक्ट कोई मुकम्मल नहीं होता उस वक्त तो परेशानी हुई, लेकिन जब बन जाएगा तब होगी। लेकिन
इसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी अगर सिंध गवर्नमेंट ऐलान करे, खुदा के वास्ते टाइम फ्रेम रखे। उस टाइम फ्रेम में नहीं हो तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व उनके जुर्माना होना चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक है वो इतनी तंग हो जाती है। आप एक रेड लाइन देखें, मतलब हैरानकुन बात है कि यूनिवर्सिटी रोड पे 1.5 साल तक काम बंद रहा, किसी को नहीं पता था। मीडिया ने जब हाईलाइट किया तो बोला कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ गई है। अगर आपने ऐलान किया है तो इसके लिए पैसे रखें, मुख्तस करें जो भी अमाउंट है, और उसको आप टाइम फ्रेम दें कि 2 साल, 3 साल, 1.5 साल, इतने अरसे में बना दें। मैं लाहौर की मिसाल दूँ, इस वक्त जो है पीसीबी जो चेयरमैन है वो वहाँ स्टेडियम की जो है वो कर रहे हैं, खुद आके दिन रात देखना, 24 आवर्स काम चल रहा है। अरे मैं अशरफ भाई हैरान रह गई, मैंने जब वो जो टावर देखे ना, मैंने कहा वाह, मैं तो अभी सोच रही थी अभी आगाज होगा जी, तो वहाँ पर ट्विन टावर खड़ा भी हो गया। तो अगर आप वहाँ देखेंगे मोशन स्पीड वहाँ पे नजर आ रहे हैं कि 24 घंटे वो काम हो रहा है। तो हम भी कराची को भी ऐसी कोई शख्स चाहिए हमें, और मेरी तो ख्वाहिश है ऐसा कोई शख्स आए, क्योंकि हम लोग बहुत तंग हो गए। मैं यूनिवर्सिटी रोड, क्योंकि मेरा घर है गुलशन में, तो आते जाते जितनी पब्लिक है, गुलशन एक बड़ा आपका इलाका है जहाँ जौहर को भी मिला रही है वो रोड, यूनिवर्सिटी रोड भी जा रही है, बच्चे जाते हैं एनईडी, कराची यूनिवर्सिटी, उनकी आप ज़हनी अगर आप वो देखें ना, कितने लोग परेशान, ये नहीं रोड टूटी हुई, उनको कोई तंग नहीं होता है। ये अगर आप ये ला रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ज़बरदस्त है, इससे अच्छा प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। आपने ऐलान कर दिया है, लेकिन खुदा के वास्ते टाइम फ्रेम दें, पैसे रखें। 1 साल बाद रोए नहीं कि पैसे नहीं है। आपने अगर प्रोजेक्ट का ऐलान किया एक्सप्रेस वे का, तो अगर आप ये 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर इतने अप एंड डाउन होगा, तो ये पहले से प्लान करके स्टार्ट करें, फिर कॉस्ट का रोना कोई नहीं रोए। अगर वही वाली बात है ना अशरफ भाई, तमाम तर चीज़ें आप जैसे आप बात करें कि टाइम फ्रेम, मसला ये कि हमारे यहाँ टाइम फ्रेम भी दिया जाता है, हमारे यहाँ तख्तियाँ भी लग जाती है, लेकिन उस टाइम फ्रेम पे चीज़ें मुकम्मल नहीं होती जिस तरीके से टाइम पे लगती हैं। हाँ, सब कुछ जो है टाइम पे होता है। एक प्रोजेक्ट का हम देखते हैं 3 बार, K4 आपको पता कितनी दफ़ा हुआ है? आप गूगल पे लिख लें, मैं शायद झूठ बोल रहा हूँ, गूगल पे लिखें, हर जो आया है उसमें K4 का इफ्तिताह किया। ये तो पानी तो जो है कराची 2016 से लेके 2024 हो गया, 8 साल हो गए। रमशब जो हमारी एंकर वो भी कहती हैं आपका मतलब बहुत दुखे में, कराची को पानी की ज़रूरत है। 8 साल हो गए वो मंसूबा, अगले 3 साल भी मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, जो सूरत हाल है अगले 3 साल भी मुकम्मल नहीं होगा। अच्छा, मेरी तो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बड़ी बातें करनी चाहिए, लेकिन मुझे तो ये है कि पता नहीं ये प्रोजेक्ट कभी हमारी हयाती में मुकम्मल होगा भी कि नहीं होगा। ये तो ऐसे ही रहेगा, K4 के बाद कुछ K5 टाइप समथिंग चीज़ आएगी। K4 स्क्वायर है मंसूबा। हाँ, मतलब कुछ और ही हो जाएगा वो। आप मुझे बताएं, अगर ये KPT से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेसवे एक और बनाते हैं, 12.5 किलोमीटर जो है, ये थोड़ा ऊपर बनेगा, बाकी नीचे बनेगा। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए आपको क्या समझ आ रहा है कि जो काला पुल पर, जाम सादिक पुल पर, KPT पर जो ट्रैफिक जैम होता है, ट्रैफिक का दबाव कम होगा, कितने अरसे में प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा? और ये प्रोजेक्ट आपको देखिए, ये जो जाम सादिक तक एक्सप्रेसवे की बात की, गुज़िश्ता रोज़ CM हाउस में इजलास हुआ था, उसमें ये तय किया गया कि नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, और इससे यकीनी तौर पर ये बात तो बिल्कुल आया है कि ट्रैफिक का जो बहाव है उसमें कमी वाक़ई होगी। आज जिस तरह KPT जो लियारी एक्सप्रेसवे बना, दीगर एक्सप्रेसवे बने हुए, उससे ट्रैफिक के बहाव में यकीनी तौर पर कमी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे, गवर्नमेंट को उनको पूरा करना चाहिए पहले, और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी मरबूत हिकमत अमली तैयार करके उनको मुकम्मल करना चाहिए। जिस तरह आपने बात की अशरफ भाई ने, इसी तरह लाहौर में आपने देखा होगा बीबी पाक दामन का जो मज़ार है, वहाँ पर खासा ट्रैफिक जैम होता था। तो जब निगरान वज़ीर आ रहे थे मोहसिन नकवी साहब, तो उन्होंने दिन रात तो उसके ऊपर स्ट्रेटजी बना के काम किया, और आप देखें कि वो मतलब आनन फानन चीज़ें मतलब कंप्लीट हो गया। और आप वहाँ जाके देखें तो ट्रैफिक का जो बहाव है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आ गया। इसी तरह रिंग रोड लाहौर है, और पंजाब के जितने भी ऑनगोइंग प्रोसेस जो प्रोजेक्ट हैं वो बड़े हिकमत अमली से और बड़े ठोस बुनियादों पर वो बनाते हैं। खुर्शीद साहब, बाकी हमने देखा, अगर हम बात करें लाहौर पंजाब की, हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब हमें याद है कि बड़ा फ्लेक्स करते थे कराची के लोग कहते थे कराची जो है मिनी दुबई तस्वर किया जाता था, लोग यहाँ नौकरी के लिए आते थे। अब हम लाहौर इस्लामाबाद से भी पीछे हो गए, अलग ही कॉम्प्लेक्स में हम चले गए। नहीं, कराची क्या तो, कर दिया कराची का दिल तो यकीनी तौर पर इसकी बाहें बड़ी वसी हैं। कराची पूरे पाकिस्तान को समोता है। इसमें तवानाई और दीगर जो इसके एनर्जी सेक्टर्स हैं वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को बड़ा पुशअप भी करते हैं और रेवेन्यू जनरेट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से जो यहाँ के जो इंतज़ामिया है उसका फोकस नहीं हो पा रहा कराची की बहाली में, कराची की बेहतरी में। आप जिस तरह बात की कोरंगी सेक्टर की अगर बात करें तो ये बड़ा इंडस्ट्रियल हब है हमारा, लेकिन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देखें, यहाँ के नाले देखें, यहाँ पे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज हैं, यहाँ पर फैक्ट्रीज मौजूद हैं, लेकिन उस फैक्ट्री के सामने आप देखें कि उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, वहाँ नाला भरा हुआ है, गंदा पानी मौजूद है।
तो इसके ऊपर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है कि अगर ये चीज़ें हो जाएँ तो यकीनी तौर पर कराची की ब्यूटिफिकेशन में कोई कमी नहीं आएगी, अगर थोड़ा सा तवज्जो इस पर दे दें। खुर्शीद साहब, मुझे तो लगता है पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, फिर इसकी ब्यूटिफिकेशन पर काम होगा, फिर हम कहेंगे कराची की कोई शक्ल निकली है। जैसे आप बात करें ना इंडस्ट्रियल एरिया की, तो मैं अपना ही प्रोग्राम कर रही थी तो खातून मुझे मिली और वो उनकी वहाँ पर जो है वो इंडस्ट्री थी। अब उन्होंने मुझे स्पेशली रोक के उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये आप जो देख रही ना हमारे सड़क के आगे जो प्रॉपर नाला गंदगी और ये, वो कह रही है कि हम सब अपने पैसे देकर हम इसको बनवाते हैं, इसको ढकते हैं, इसको बनवाते हैं, लेकिन ये फिर आके तोड़ जाते हैं। मैंने कहा कौन तोड़ जाते हैं? मैंने कहा यही जिनका काम है ये। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई उनकी कि ये क्या है कि मतलब अगर कोई और बंदा, जैसे लोग अक्सर ये बात करते हैं, हम कॉजवे की भी बात करते हैं कि यहाँ पर चूँकि बड़े बड़े जो सेठ हैं वो कोरंगी में रहते नहीं हैं, वो अपनी गाड़ियों में चले जाते हैं दूसरे इलाकों में, तो वो उस तरीके से सड़क पर तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन जो लोग तवज्जो दे रहे हैं उनका भी आप नुकसान ही कर रहे हो, तो फिर लोग प्राइवेटली भी तो काम नहीं करेंगे ना कि अच्छा ठीक है चलें फिर आप ही करें। और जैसे हम इस प्रोजेक्ट की बात करें, अब हमारे बाकी सारे प्रोजेक्ट्स भी तो वैसे, जैसे आप अभी अशरफ भाई यूनिवर्सिटी रोड की बात कर रहे थे, बाकी हम अपना एक और पोश इलाका देख लें, वो सारा खुदा हुआ है, जहाँ जिसका दिल करता है वो खुद के चला जाता है, उसके बाद को पूछने वाला ही नहीं होता। तो आपको लगता नहीं है प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट, मतलब एक प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाना चाहिए उसके बाद दूसरे की तरफ बढ़े, या चार चीज़ें एक साथ ही हम लोग खोद दें? नहीं, वैसे जो ऐलान हुआ है तो हम भी यहीं पे हैं। अगले 6 महीने में अगर आपको नज़र आ जाए ग्राउंड पे काम होना तो बड़ी बात होगी इनकी सिंध गवर्नमेंट के लिए, तो तालियां बजाएंगे हम लोग। मेन ये कि ऐलान तो हर चीज़ का हो जाता है। S3 ग्रेटर वो आपका गड्ढे में पड़ा हुआ है, K4 गड्ढे में पड़ा हुआ है, रेड लाइन 1.5 साल तक बंद रहा। आप कह रहे हैं कि भाई पैसे, अब हमने उसको कह दिया बहुत, आप आए, मैं तो रोज़ आता हूँ ना, 2 मशीनरी लगी हुई है, सफूरा से लेके आपने जेल रोड तक आपने सत्यानाश मारा हुआ है, और वहाँ 2 मशीनरी काम कर रही है। इतने बड़े, मतलब अब मेरे हिसाब से वो बनता है 12 किलोमीटर, सफूरा से लेके वहाँ तक 12 किलोमीटर पे आपकी जगह जगह 1-2 मशीनें खड़ी हुई। भाई आप दिन रात काम करना है, अगर आपने काम करना है तो पोर्शन वाइज करते। आपने सफूरा से लेके आपने जेल रोड तक जो है आपने उसको मतलब तबाह कर दिया। और लोगों को जो सबसे बड़ी टेंशन दी है वो पानी का मसला। कराची शहर के आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा मसले तो देखें ना, आपका क्या मसला है? सीवरेज का मसला है, आपका क्या मतलब सड़कों का मसला है, आपका क्या मसला है? पानी का मसला है, आपका क्या मसला है कि आपको मतलब कि गैस नहीं मिलती है, पानी नहीं मिलता है, बिजली का इशू है। तो ये काम जो है ना, बेसिकली आपके आइन में लिखा भाई हुकूमत पाकिस्तान का काम है कि शहरियों को ये सहूलतें दे, बेसिक नेसेसिटीज है ना ये अशरफ भाई। अब ये हम बोल के, क्योंकि ये आवाम हमसे बोलती है, हम उनके नुमाइंदे हैं आवाम के, हम ये जाके स्क्रीन पे बोलते हैं, वो उनको बुरा लगता है। अब वो अगर वो बोलें कहना कि भाई सड़कें टूटी हुई, अब मीडिया को ये मिल गया सड़कें टूटी हुई हैं, हाँ। मेयर साहब बोल रहे हैं, ज़बरदस्त बात। आपने जब टैक्स लगाया था तो आपने तो हमसे कहा था, मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि हमारी जब मीटिंग हुई थी 1-to-1, उन्होंने कहा था कि हमने एक फ्लैट घर 120 गज का, फिर 240 गज का, फिर बगले, फिर दुकानें, इन सब पे हम एक फिक्स लगाएंगे। जब आया तो वो बिल्कुल उलट था, यूनिट के ऊपर कचरा म्यूनसिपल टैक्स जो आया। अब जैसे कचरे की आपने अशरफ भाई, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, बात की है, अब हमारे जो बिजली के बिल में कचरे का भी टैक्स जो है वो लगता है। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कराची शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं, मेरे ख्याल से पहले प्लानिंग की ज़रूरत है। अब जैसे हमने बात की प्लानिंग की, तो मानसून का जो नया स्पेल है वो भी दाखिल होने वाला है। क्या सूरत हाल है वेदर की, आज के दिन की क्या अपडेट है, सबसे पहले ये जानते हैं। जी, तो हमने जानी मौसम की सूरत हाल। मौसम हम देख रहे हैं, कल भी कराची शहर में जो है वो थोड़ी सी गर्मी थी, बुध से उम्मीद की जा रही है नया स्पेल दाखिल होगा, उम्मीद अच्छे की ही करते हैं हम। स्टूडियो में मेरे साथ अशरफ खान मौजूद थे, खुर्शीद रहमानी मौजूद थे, हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं। और दूसरी बात, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो जिस तरीके से हो रही होती हैं, जिस तरीके से जो है वो तमाम तर ऐलानात किए जा रहे होते हैं, ऐलानात करने से मेरा नहीं ख्याल कि काम चलता है जब तक ग्राउंड पे काम होता हुआ नज़र ना आए। और ग्राउंड पर काम अगर हो भी और वो इतनी सुस्त रवि का शिकार हो कि लोग जो हैं वो उससे ज़हनी अजियत का शिकार हो जाएं। और कराची के वासी तो ऐसा हो गया अब कि कराची के वासियों ने कह कर उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता इस शहर का, और इस शहर में जिस तरीके से है उसी तरीके से आपको गुजारा करना पड़ा। जैसे अशरफ भाई कह भी रहे थे कि अभी देखते हैं 6 महीने आगे देख लेते हैं कौन कौन से नए आने वाले प्रोजेक्ट्स का फीता कटता है और किस तरीके से जो है बाकी तमाम तर काम होते हैं। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे।
सिटी 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बात हम कर रहे थे टॉप 10 स्टोरीज़ के हवाले से, और एक और स्टोरी है मेरे पास कि साल 2024 की दूसरी सामाही तक लिस्टेड बैंकों के मुनाफे में इजाफा। टॉप लाइन रिसर्च ने जो है वो अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। इसकी तफसीलात ज़रा हम अशरफ भाई से लेते हैं। अशरफ भाई, ज़रा बताइएगा कि ये जो लिस्टेड बैंकों के मुनाफे में इजाफा हुआ है होगा, क्या सिलसिला है, ये किस तरीके से तमाम तर चीज़ें ये वाली मैनेज होती हैं? देखिए, बैंक्स कैसे मुनाफा कमाते हैं, जो डिपॉजिट्स होते हैं सारिफीन के वो बैंक के अकाउंट्स में रखते हैं, फिर ये आपके टी बिल्स हैं, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है, वो आप वो देते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। इस वक्त बैंक्स को मज़ा क्या है कि आपका शरह सूद बहुत ज़्यादा थी एक साल में, ये जो इसका है। तो जब शरह सूद 20% से ऊपर था तो ये था कि आप कोई भी अगर रकम रखी हुई है आपने टी बिल्स PIB हुकूमत पाकिस्तान को गारंटी पैसे हैं कि 20% आपको मिल रहा है उसका मुनाफा, जिसे डेट इज़ कॉल्ड के शरह सूद या इंटरेस्ट सूद की अदायगी। अब ये है कि जो बड़े बैंक्स हैं उनका जो मुनाफा हुआ है उसमें बड़ा इजाफा हुआ है, और जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा है कि इस वक्त बैंक्स जो है मुसलसल जो है बाकी इदारों का देखें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वो बैठी हुई है, इंडस्ट्री जोन्स वो बैठे हुए हैं, उनका मुनाफा देख इस वक्त बैंक्स बहुत ज़बरदस्त कमा रहे हैं। ऑटो सेक्टर आपका बैठा हुआ है, सीमेंट सेक्टर आपका बैठा हुआ है, आप कोई भी सेक्टर लें, फर्टिलाइजर सेक्टर वो बैठा हुआ है, लेकिन एक सेक्टर है जो चल रहा है वो बैंकिंग सेक्टर है। बिकॉज कि आपका जो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा था। इंटरेस्ट रेट क्या है कि आपकी एक अमाउंट है आपने बैंक में रखी, उसके ऊपर बैंक ने आगे इन्वेस्टमेंट कराई, उसके ऊपर उसको फिक्स परसेंट जो है 20% मिला। अब बैंकों का सबसे बड़ा जो मुनाफा मिल रहा है वो जो रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि वो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स है, ट्रेजरी बिल्स हैं। हुकूमत इस वक्त क्योंकि स्टेट बैंक से कर्जा नहीं लेती है, वो किससे ले रही है? कमर्शियल बैंकों से। तो हज़ारों अरब रुपए का जो कर्जा ले रही है किससे? बैंकों से। टी बिल से और PIBs बेचे और यहाँ पे कर्जा लिया और उसका सूद की मद में दे रहा है। वो सूद किससे लिया जा रहा है? ठीक है, अब मसला ये है कि जो इम्पैक्ट है, आप शरह सूद तो आपने ऊपर रख दिया, लेकिन उसका इम्पैक्ट किस पे आ रहा है? आवाम पे। मतलब आप जेब से हुकूमत तो नहीं दे रही ना, आप वो चार्जेस लगा रहे हो मुख्तलिफ सरचार्ज की मद में, मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में, और उसका बोझ आता है आवाम पे। अब ये कहना कि बैंकिंग का मुनाफा इन्होंने जो बैठे बैठे कमा लिया, इससे पहले अगर हम देखें जब डॉलर 320 चला गया था बैंकों ने मुनाफा किया। आज तक क्या हुआ? बैंकों को छोटा सा जुर्माना कर दिया, लेकिन आज तक वो हम भुगत रहे हैं। 150 रुपये का डॉलर 330 तक ले गए थे, और उस पर आपकी महंगाई यहाँ पे इस मुल्क को बर्बाद किया गया। ये सिर्फ किसमें कि ना इतनी तेज़ी से 10-10 रुपये, मतलब मैंने ज़िंदगी में इतना कभी डॉलर में 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये एक दिन में। और उसका इम्पैक्ट ये होता है कि $1 है, बहुत सिंपल, $1 है, आप लें 10,000 डॉलर जो था पहले हम लेते थे तो 15 लाख रुपए का आता था ना, अब 10,000 डॉलर कितने का आ रहा है? 30 लाख रुपए का। तो ये फ़र्क है, यानी कि डॉलर वही है 10,000 डॉलर। जब हम पहले ले रहे थे 150 रुपये का तो आपको 15 लाख का 10,000 डॉलर आ रहा था। अब 10,000 डॉलर वही है, मगर प्राइस कितनी हो गई है अब आपकी? 30 लाख रुपए पाकिस्तानी देंगे तो 10,000 डॉलर है। तो उसकी वजह से आपकी सारी कॉस्टिंग, बिजली आपकी महंगी हुई, खाने पीने की अशिया महंगी हुई, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो महंगी हुई, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ी है। तो ये हमारे यहाँ जो माहिरीन बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, मैं हैरान होता हूँ जब वो आके बैठते हैं। कल कैसर बंगाली साहब आए थे, बहुत चीफ इकनॉमिस्ट हैं, PhD हैं वो, और समझ रहे हैं मैं उस्ताद भी मानता हूँ, बहुत कुछ उन्होंने सिखाया भी है। कल उन्होंने आके सब कुछ खोल के रख दिया ना। कल उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हुई है प्रेस क्लब में, उन्होंने कह दिया कोई आपको कर्जा नहीं दे रहा है। हाँ, ठीक है, आपकी जो आप चीज़ें बेचने जा रहे हैं वो कोई ख़रीद नहीं रहा है, आपको कोई मतलब कि आगे फ्यूचर प्लान के लिए नहीं हो रहा है। और उन्होंने कहा जब हम दे रहे हैं कि ऐसे नहीं करें, आप अब हुकूमती अखराजात कम करें। क्या है बेसिकली, आप देखें कोई भी जो हाई पोस्टों पे अगर वो निकल रहा है, वज़ीर आज़म साहब निकल रहे हैं तो आप गाड़ियों का प्रोटोकॉल देखें, ठीक है। कोई भी मुराद अली शाह हो या पंजाब के मिनिस्टर हो, वो निकल रहे हैं, प्रोटोकॉल देखें। गरीब मुल्क हैं भाई, आप कर्जा मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं आप। पहले आप दिमाग में रखें, आप भीख मांग रहे हैं और आप प्रोटोकॉल शाही, कोई आप बादशाह नहीं है। ये वही लोग हैं जब ये इक़्तिदार में नहीं थे, लंदन में आप देख रहे थे कैसे घूम रहे थे, ठीक है। और अब इस वक्त मतलब शाही इक़्तिदार, आप मैं कैनेडियन वज़ीर आज़म को बहुत देखता हूँ, जैसे स्टूडेंट आप देखें साइकिल पे घूम रहा होता है, वज़ीर आज़म है वो, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। आप वो भीख नहीं मांगता है, वो कर्जे देते हैं, वो लोगों को कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, वहाँ लोगों को जो बेरोजगार हैं उनको ले ऑफ की जो पैसे देते हैं, वीकली ले ऑफ दिया जाता है। आप तो यहाँ बेरोजगार कर रहे हैं। मगर आप जो कैसर बंगाली साहब ने कहा है बहुत पिन पॉइंट है कि मौजूदा माशी सूरत-ए-हाल बहुत ख़राब है। आप अपने शाही अखराजात, बादशाहों वाले अखराजात कम करें, ये बाकायदा वर्ड बोले हैं उन्होंने,
ठीक है, जो मुल्क की माशी सूरत हाल है वो इस बात को नहीं करती कि आप फ्री पेट्रोल दें, इन सबको फ्री बिजली दें, फ्री फ़ोन दें। मतलब आप TADA देखें, मतलब कि आप मीटिंग के लिए जाते हैं उसके पैसे हैं भाई, ये कौन दे रहा है? आप, मैं, आवाम, ये सब जो इनकी अयाशियाँ हैं। आप 4-4 हज़ार सीसी की गाड़ियों पे AC चला के बैठे हुए, किसके पैसे हैं वो? ऐसा ही है। आम आदमी, जैसे आप ये बात कर रहे हैं, आम आदमी कहीं खड़ा हो जाए पेट्रोल डलवा कर तो वो अपना AC बंद कर देता है कि भाई मतलब थोड़ा बचा लूँ, पेट्रोल बचा लूँ। लेकिन आप जैसे अगर बात करें जो प्रोटोकॉल्स की गाड़ियाँ होती हैं उनमें भी जो है ना वो AC अपनी फुल ऑन स्पीड पर होता है, तमाम तर लोग उसके मिनिस्टर ऊपर आते हैं मीटिंग में, गाड़ी नीचे खड़ी हुई होती है, AC चल रहा होता है, गाड़ी ठंडी हो रही होती है, मिनिस्टर साहब माइंड भी करते हैं कि मैं नीचे आया हूँ और गाड़ी ठंडी नहीं थी। ये वाले मसले भी होते हैं। करेंसी की बात की है, करेंसी रेट्स भी हमारे पास मौजूद हैं, ज़रा उनको भी चेक कर लेते हैं। फिर अशरफ भाई से इस बारे में भी पूछेंगे। जी अशरफ भाई बताइएगा क्या रेट्स हैं? भाई देखिए ना, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी जो है वो ऊपर गया है, कैनेडियन डॉलर देखें 209 रुपये 25 पैसे पे आ गया है, यूरो भी महंगा हुआ है, पाउंड भी ऊपर जा रहा है, 366.35 पे पहुंच गया है, और सऊदी रियाल भी ऊपर गया है। पाउंड की बात करें 325 पे आ गया, और डॉलर अगर हम देखें तो स्टेबल हुआ हुआ है, 280 रुपये 25 पैसे के दरमियान रेंज बाउंड हुआ हुआ है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, जैसे मैं बता रहा था कैसे बंगाली साहब का, कि अगर आपने इक़दाम नहीं किए, अपने अखराजात कम नहीं किए, IMF के लिए हम 7 अरब डॉलर के लिए जा रहे हैं, वो नहीं दिया कि जो हम डॉलर 280 रुपये की बात करें, इट विल शूट, यानी दोबारा से ऊपर जाना चले जाएगा। और इस वक्त आप इंपोर्ट भी कर रहे हैं, आप खर्चे भी कर रहे हैं, आपके जेब में कुछ नहीं है। आप भाई आप तो मतलब कि सऊदी अरब, भाई आपने वो मिसाल सुनी है, जेब में नहीं धेला करतला, हमारा वो वाला हिसाब है कि हम वही वाली बात है अशरफ भाई वाली कि जिस तरीके से हम कर्ज़े मांग रहे होते हैं और हम जो है वो इस तगोदो में लगे होते हैं कि हमें जो है वो कर्ज़ा मिल जाए। और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म साहब भी मुख्तलिफ़ फोरम्स पर खड़े होकर बात कर चुके हैं कि मतलब हमें गरीब मुल्क हैं, उसके बावजूद भी जो हमारे सरकारी शाह खर्ची हैं हमारी वो कम नहीं होती हैं, और जब उस पर बात भी होती है, उनको कम करने का जिक्र भी होता है, तो भी जो है वो इस पर बड़ा हंगामा बरपा हो जाता है। ज़रूरत इसी बात की है कि अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट में सोचना, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को बेहतर किया जाए, माशी तौर पर इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि इसके लिए एक सीरियस इक़दाम ना सिर्फ सोचे जाएँ बल्कि अमल दरामद भी किया जाए, ताकि पाकिस्तान के लोग भी खुश हों, आप भी खुश रहें, और जो है वो हम ये कह सकें, और हमें किसी और के पास वो जो है ना भीख मांगने के लिए ना जाना पड़े, क्योंकि बड़ी शर्मिंदगी भी होती है। एक तरफ हमारे हाथ में कटोरा होता है, दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो 4x4 की कोई 20-25 गाड़ियाँ लगी होती हैं, ये भी बड़ा मसला होता है। अशरफ भाई मेरे साथ मौजूद थे, साथ ही साथ खुर्शीद रहमानी साहब मेरे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। CTA 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बात हम कर रहे थे हमारे मुल्क में, हमारे शहर में होने वाले मसाइल और उनके हल के बारे में, और साथ ही साथ बड़ा ज़रूरी भी है कि उन पर भी बात की जाए, उन हमारी सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात की जाए जो हमारे शहर में बाकी मुल्कों की तरह हमारे मुल्क में भी जो है वो बढ़ती जा रही हैं, वो कम नहीं हो रही, लेकिन बड़ा ज़रूरी भी होता है कि उन पर भी बात की जाए, उनका भी कोई ना कोई हल निकाला जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें, हम अपने प्रोग्राम्स में अक्सर बात कर रहे होते हैं स्ट्रीट क्राइम्स की या होने वाले क्राइम्स की। उनमें एक क्राइम होता है चोरी। चोरी एक ऐसी आदत है, कुछ लोगों को ये आदत होती है, कुछ लोगों की ये फितरत होती है। कुछ लोग चोरी करते हैं, मजबूरन करते हैं, ज़रूरत के तहत करते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ आप जब जेलों में जाएं या आप कुछ लोगों से बात करें तो वो यही कहते हैं कि हमने जो है वो ये चोरी मजबूरी के तहत की है। लेकिन कुछ लोगों को हम देखते हैं, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में हो, उनको जो है वो चोरी करना उनकी आदत बन जाता है। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक कहानी है मेरे पास, वो भी ज़रा सुनते हैं, मैं पढ़ती हूँ, आप लोग भी सुनिए, मुझे बताइएगा कि आप लोगों की इस बारे में क्या राय है। लेकिन सबसे पहले अगर बताएं, जो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपको हमेशा एक ऐसी थॉट देती हैं जिन पर जो है वो आप सोच में पड़ जाते हो कि इस पर क्या बात की जाए और क्या वाकई ऐसा है। ये कहानी है पेशावर शहर की, और एक लड़की है मरियम उसकी, जिनकी भाभी एक पढ़ी लिखी और माली तौर पर मुस्तहकम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली खातून है। इनके शौहर का अपना कारोबार है, लेकिन मरियम की भाभी में एक ऐसी बुरी आदत है जिसने सबको हैरत में डाल दिया। ये मामला उस वक्त खुलकर सामने आया जब उन्होंने अपने मैके से 2 नमकदानियाँ चोरी करके ससुराल में लाकर बताया कि वो ये अपने मायके से चोरी करके लाई हैं।
ससुराल वालों ने हैरत का इजहार करते हुए सवाल किया कि आपके पास नमकदानी की कोई कमी तो नहीं है और आप अपने मेके से मांग कर भी ये हासिल कर सकती थी, तो चोरी करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन उनका जवाब ऐसा था जिसने सबको हैरान कर दिया और उनका कहना था, मुझे ऐसा करके मज़ा आता है। आज के प्रोग्राम में भी हम इस मौजू पर बात करेंगे कि क्यों कुछ लोग चोरी जैसे ही आदत को अपनाते हैं, और वाकई ऐसा है कि लोग जो है, कुछ लोगों की ये आदत होती है। मुख्तलिफ हम देख रहे होते हैं कि लोग बड़े बड़े लोग होते हैं, मुख्तलिफ होटल्स में जाते हैं, वहाँ से जाके हम लोग कभी टॉवल्स जो है वो अपने बैग में डाल रहे होते हैं, कभी वहाँ पर जो है अगर फेस वॉश की बोतल पड़ी हुई है या कोई सिरम पड़ा हुआ है हम उठा के डाल लेते हैं कि यार अब जो है हमने इसके पैसे दिए हैं, ये हमारा हक है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो मेरे पैनलिस्ट हैं, उस्ताद आसिम इस्माइल जो कि एजुकेशनलिस्ट हैं, साथ ही साथ डॉक्टर शुएब हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद हैं अफजिया नौरीन जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। सबसे पहले तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि चोरी मतलब एक इंसान का अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर, कि चोरी जो है वो आदतन की जाती है या चोरी ज़रूरत के तहत की जाती है? आप में से कोई बोलना चाहें? बारी बारी हम शुरू करूं? हाँ जी आप बारी बारी हम शुरू करते हैं, सबसे पूछते हैं। असल में हर चीज़ की वाय देखना बहुत ज़रूरी है। रीज़न क्या है? तो अगर रीज़न बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, भूख इतनी लगी हुई है, कुछ खाने को नहीं, 3 दिन से बच्चे भूखे हैं, तो फिर इस्लाम भी इजाज़त देता है कि उतने जितने में नीड पूरी हो जाए आपकी, राइट। लेकिन असल जो इशू है ना वो चोरी नहीं है। असल इशू है कि चोरी की जो शुरुआत होती है वो ज़रूरत से होती है और उसका इख्तिताम जो है ना फिर हैबिट बन जाता है। क्योंकि जब इजी थिंग आना शुरू हो जाती है ना तो फिर लोग उसी के आदी होते हैं, फिर मेहनत करके मुश्किल हो जाती है। इसीलिए आप देखिए जो इवन भिखारी भी है ना वो 10 साल से भिखारी है। ऐसा नहीं कि जब ज़रूरत पड़ी थी तो था, ऐसे ही कि जब बिल्कुल कुछ नहीं था, जॉब नहीं मिल रही थी, कुछ नहीं था तो हाथ फैलाने पड़े, बहुत मुश्किल लगा, लेकिन वो फिर उसका यूज टू हो गया। अब उससे काम नहीं होता। चोरी इज समथिंग सिमिलर लाइक दिस। चोरी इजी मनी के थ्रू आ गई, गन पॉइंट के थ्रू आ गई, इस तरह से करके आ गई। अब क्या, अब यूज टू हो गए, अब उसी से कमाना है। तो इसकी शुरुआत जो है ना वो अक्सर ज़रूरत से होती है, जो कि हर एक के जहन में अलग उसकी डेफिनेशन है ज़रूरत की, बट एंड इसका वहाँ होता है जहाँ आप कह रही हैं कि वो फिर आदत बन जाती है। आदत बन जाता है, और जैसे आपने बात की ना इजी वे आउट भी है ये कि चले ठीक है आपको ज़रूरत पड़ी, आपने जो है ज़रूरत के तहत कुछ इस तरह का काम किया, लेकिन उसके बाद आप इसको अपनी आदत बना लेते हो क्योंकि इजी वे आउट होता है। अब जैसे आप मुझे बताइएगा आप क्या कहती हैं कि अपने माशरे में अगर हम इर्द गिर्द देखें, क्या समझती हैं आप कि आजकल ये जो चोरी का बढ़ता हुआ रुझान है, चाहे वो, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं बड़े लेवल की चोरी की, हमने कभी ये जो छोटी मोटी चीज़ें इसको हम कंसिडर नहीं करते, इस पर आप क्या कहेंगे कि ये जो छोटे मोटी चोरी करने की जो आदतें हैं ये इंसान के अंदर कब आती हैं? ये देखिए बचपन में बच्चे जब स्कूल में होते हैं ना, तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, मैंने नोट किया है कि बच्चे जब स्कूल में होते हैं वहाँ से उनको शुरू होता है कुछ। उसमें जो ज़रूरतन वाली बात वो ये होती है कि मुख्तलिफ़ सोशल सर्कल के बच्चे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि दूसरे बच्चे के रेज़र या पेंसिल या कोई पेन, कोई चीज़ें देख के अट्रैक्ट हुए, और उसके बाद जब उनका मौका लगता है, तो वैसे बहुत छोटे बच्चों में इतना सेंस नहीं होता कि वो इसको चोरी करें, लेकिन वो ले लेते हैं, फिर वो देखते हैं, उसके बाद फिर वो हैबिचुअल हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमने तो अपने बैग में रखा, पता नहीं चला, तो वो इस तरीके से जो है ना फिर उनकी हैबिट बनती जाती है। कुछ लोगों के साथ जो है ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है कि वो चीज़ को लेके, जैसा कि अभी आपने अपनी स्टोरी में बता रही थी, तो वो ये होता है कि वो लोग खुश होते हैं। इस तरह के मैंने मतलब एक एक्सपीरियंस में एक खातून ने बताया कि उन्होंने जस्ट इसलिए अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लिए कि उनको चोरी की आदत थी, और वो हर चीज़ चोरी कर लेते थे। मतलब अपने घर में ही अपने पेरेंट्स की कबर्ड से चीज़ ली और वो लाकर अपने पास रख ली, और फिर क्या, अब बोलो कि भाई आपके पेरेंट्स हैं, परेशान हो रहे हैं, कह रहे नहीं बहुत मज़ा आ रहा है इस तरीके से देखकर जो है ना। और तो इसी तरह एक खातून ने मुझे बताया कि 70 इयर्स के जो हैं वो उनके एक अंकल हैं, और उनके घर में भी इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं कि वो क्या करते हैं, अपनी बहुओं की कबर्ड से या अपनी वाइफ की वो चीज़ें जो है ना निकाल लेते हैं। 70 इयर्स में उनको बचपन से इस तरह की आदत है। तो क्या करते हैं चीज़ें निकाल के? बस वो चोरी करके, अपने पास पैसे हैं तो वो खर्च कर लिए, और चीज़ें हैं तो वो छुपा ली या कहीं बाहर जाके सेल आउट कर दी। ओह, तो वो एक साइकोलॉजिकल जो है ना इशू है
वो उनको सेटिस्फेक्शन होती है उस चीज़ से ये ना। कैसी सेटिस्फेक्शन है जो इस काम से हो रही है? ये चीज़ मेरे ख्याल से कोई साइकोलॉजिकल मसाइल है। ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं और ये बचपन से ही स्टार्ट होते हैं। और पहले ये होता है कि पेरेंट्स इसमें सबसे ज़्यादा जो है माँ का भी किरदार होता है कि जब बच्चा अगर आपका कोई चीज़ लेकर आ रहा है स्कूल से तो आप पूछें कि बेटा ये किसकी लेकर आए हैं, क्यों लेकर आए, इसको रिटर्न बैक करें आप। या वो माँ अच्छा बहुत अच्छी है, चलो अच्छा आपके दोस्त ने दी, आप पूछें तो क्यों दी है दोस्त ने, ये क्या वजह है। वो जैसे आप बात भी कर रही है ना कि अक्सर बच्चों छोटे बच्चों में इतनी सेंस नहीं होती कि वो इसको चोरी शुरू में कंसिडर करें Montessori या इस मतलब तरह कोई के चीज़ level अच्छी पे लगी जी। आपने उठा ली, तो वो जब घर भी आते हैं क्योंकि पेरेंट्स को तो पता ही होता है कि कौन सी चीज़ हमने बच्चे को लेकर दी है, तो पेरेंट्स भी इसको जो है उस तरीके से इग्नोर कर देते हैं। हम साइकोलॉजिकल मसाइल की बात कर रहे हैं। हम मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, किस तरीके से ये साइकोलॉजिकल क्या सेटिस्फैक्शन है चोरी करने में या किसी को तंग करने में? मैं मैडम की इस बात से इत्तेफाक करूँगा कि जितने भी हमारे रवैये होते हैं और जो हमारी आदतें होती हैं वो बेसिकली बचपन की तरबियत से हासिल करदा चीज़ें होती हैं। और बचपन में हम तरबियत कहाँ से हासिल करते हैं? अपने पेरेंट्स हो गए, हमारे स्कूल्स हो गए, हमारे दोस्त यार हो गए, हमारे अजीज़ व क़ारिब हो गए। तो होता यही है कि जो छोटे छोटे हमारे रवैये होते हैं बचपन में जो कि मस्बत भी हो सकते हैं और मनफी भी हो सकते हैं। तो दोनों रवैये जो हैं वो माहौल से हासिल करदा तरबियत का नतीजा ही होते हैं। जैसा कि मैडम ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, बचपन में बच्चे जब कोई चीज़ चोरी करके लेके आते हैं या कोई उठा लेते हैं जो उनको अच्छी लगती है, और जब वो घर तक लेके आते हैं या अपने दोस्तों में बैठे होते हैं तो उनके दोस्त यार भी कभी कभी उनको इनकरेज कर देते हैं, वो ज़बरदस्त चीज़ लेके आया तुम आज, ये तुमने कैसे किया? ये ज़बरदस्त कहाँ से लेकर आया? अच्छा ले आया, ज़बरदस्त का प्लेजर भी मिल गया उसको, इनकरेजमेंट भी मिल गई। अब क्या हुआ कि ये रवैया ऑटोमेटिकली उसका एक स्ट्रॉन्ग हो गया। और कहाँ से मिला? पीयर प्रेशर, जो उसके दोस्त यार थे। हाँ, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, ये आपकी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं होता डॉक्टर साहब, लेकिन वो आपको वो जो कहते हैं ना कि आपको जब कोई सराह रहा हो या आपकी कोई तारीफ कर रहा हो तो आप कहते हो कि हाँ ये तो काम बहुत अच्छा काम है। ये तो सराहना जो है दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो जब इन्वायरमेंट से बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मस्बत तक़वियत, तो उनके रवैये मजबूत होते जाते हैं। तो अक्सर बेशतर क्या होता है कि ये छोटी छोटी जो चोरियाँ होती हैं वो बड़ेपन में जाके या जवानी के अंदर जाके वो एक स्ट्रॉन्ग आदत का रूप इख्तियार कर लेती हैं। तो एक चीज़ तो बड़ी अहम है कि हमें बचपन से अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनके एक्शन क्या है और उनके एक्ट क्या है। आपने स्टोरी में बड़ा एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि वो खातून जो है वो 2 बर्नियाँ लिया और बग़ैर पूछे लिए। तो साइकोलॉजिकल एक टर्म है दैट इज़ कॉल्ड क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया, तो मेनिया से हमें अंदाज़ा हो रहा है, वैसे तो उर्दू में हम उसको लफ्ज़ को कहते हैं पागलपन, लेकिन क्लेप्टोमेनिया में किसी चीज़ को बग़ैर वजह के अंदर से एक गैर फितरी अर्ज होती है कि ये कर लो, उठा लो, अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, जबकि उसको उस शख्स को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। मज़े की बात ये। हाँ, ऐसा भी होता है कभी कभी ना कि आपको उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है ना, आप या तो ऐसा है ना कि ज़रूरत है नहीं, जब आप इस चीज़ को उठा लेंगे तो आपके लिए ज़रूरत बन जाएगी। वो ज़रूरत भी नहीं बाद में बनती क्योंकि वो आपकी किसी काम की भी नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन चूँकि अब आपकी ये आदत बन गई है तो आप उसको उठा के जो है वो घर ले आएंगे और उसके बाद वो पड़ी रहेगी। मतलब आपने चोरी भी कर ली और साथ ही साथ जो है वो काम भी आपके किसी ना आई। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये लोग चोरियाँ करते हैं। अब आजकल अगर हम देखें तो हम सोशल मीडिया का बड़ा ट्रेंड है, हम देखते हैं कि अक्सर इंटरव्यूज़ में हमारे बड़े बड़े जो आर्टिस्ट होते हैं बैठे हुए होते हैं, अक्सर ये बात कर रहे होते हैं और बड़े लाइटर नोट पे ये बात बता रहे होते हैं कि हम आ गए, हमने तो जो है कभी सवाल होता है कॉमन, कभी चोरी की है? तो कहते हैं कि हाँ एक बार की है, या हाँ मैंने ये उठाया था। आपको लगता है कि इस तरीके की बात जो की जाती है तो उसको एड्रेस करना ज़रूरी है कि काम है गलत? क्योंकि अगर आप उसको लाइटर नोट पे कर रहे हो तो आप उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो। आपको लगता है इसकी रोकथाम होनी चाहिए या इसके बारे में कुछ बताना चाहिए कि भाई अच्छा कर लिए लेकिन ये काम गलत है? डेफिनेटली, ऑब्वियसली नो वन वुड से कि आप इसको इनकरेज करें वो करें, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक पूरे माशरे का एनवायरनमेंट है। इट्स नॉट जस्ट चोरी। फॉर एग्जांपल आप एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, मेडिकल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप चीटिंग कर रहे हैं, ये भी चोरी है, राइट? तो हमने एक स्कॉलर को इनवाइट किया था बाहर से,
उन्होंने इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर 500 स्टूडेंट्स थे और उनसे सिर्फ ये कहा था कि आप में से वो बच्चे हाथ खड़ा, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे मेडिकल के, उनसे सिर्फ ये कहा था आप लोग हाथ खड़ा करें कि आप में से कितने जिन्होंने आज तक कभी चीटिंग नहीं की। एक हाथ खड़ा हुआ था। वो दूसरे प्लैनेट से होगा वो बच्चा। एक हाथ खड़ा हुआ था ना। आप देखिए ना, आप खुद भी जैसे कह रही हैं दूसरे प्लैनेट से होगा, विच वुड मीन के वी हैव एक्सेप्टेड एज अ नॉर्म कि ये छोटी बातें हैं और ये एक्सेप्टेबल है माशरे के अंदर। नो वन इज फीलिंग बैड अबाउट इट। ये जो छोटी वाली चोरी है ना, राइट, ये ऐसे ही है। और देखिए हर चीज़ में होती है। नबी हदीस में आता है सबसे बदतरीन चोरी कौन सी, जो नमाज में की जाती है। नमाज के अंदर जब आप कैसी चोरी होती है, रुकू ढीला कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे, सिजदा सही नहीं कर रहे, इसको भी हदीस में चोरी कहा गया। 2.5 की स्पीड से आप पढ़ रहे हैं। हाँ, अब देखिए, अब इस चोरी को कोई एड्रेस नहीं करेगा क्योंकि माशरे में इसको बुरा नहीं समझा जाता। तो जब माशरा जिस लेवल की चोरी को बुरा नहीं समझता ना, उसको हर कोई कर रहा होता है। जब जिस चोरी को माशरा बुरा कर देते हैं, ये वाकईतन चोरी है, ऐसा ही है। वो जैसे मैं बात कर रही हूँ ना कि मतलब हम लोग ऐसा करते हैं, हमें वो नज़र आता है अच्छा किसी की जेब काट ली, किसी घर में डकैती हो गई, ये चोरी है। बाकी जो है ना, ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे बात आपने जो मस्ती में कर लेते हैं ना, मतलब ये वाली चीज़ें भी हैं। चोरी की कौन कौन सी इकसाम होती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम अपनी डेली लाइफ में कर रहे होते हैं और हमने उसको सोशली इतना नॉर्मल कर लिया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त तो एक ब्रेक से वापस आएंगे, उसके बाद मज़ीद बातों को आगे कंटिन्यू करेंगे। जी, सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बात हम कर रहे हैं चोरी के हवाले से कि चोरी जो है ये एक आदत है या ज़रूरत के तहत, मजबूरी के तहत की जाती है। और बड़ा इम्पोर्टेंट एक सवाल हम छोड़ के गए थे, वो ये कि चोरी की कौन कौन सी इकसाम होती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम कह सकते हैं चोरी के ज़ुमरे में आती है। बताइएगा सर हमें। सर, चोरी तो चोरी होगी, छोटी हो या बड़ी हो। ये अलग बात है कि उसकी रीज़न देखी जाएगी, राइट, और उसके रिप्रिकॉशंस देखे जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक में कि मस्जिद में ग्लास जो कि स्टील का है, जिसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, वो भी जंजीर से बांधा हुआ है। ये एक कौम का मिजाज बन गया है पूरा एक पूरा। आप यानी मैं और आप भी ना अक्सर चोरी कर रहे थे, पता नहीं होता। अभी इंटरनेट आ रहा है, कहीं से वाईफाई आ रहा है, कनेक्ट कर लिया, उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये भी चोरी के ज़ुमरे में आता है। ऑब्वियसली वो आपको बिल जा रहा है उसका, मैं आपकी चीज़, आपका इंटरनेट कनेक्शन है जिसको मैं चोरी कर रहा हूँ। बट नो वन थिंक्स अबाउट इट। मैं जैसे अभी आपके पास आया हूँ एज अ गेस्ट, मैं यहाँ से निकालूंगा, कनेक्ट करूँगा बगैर आपसे पूछे हुए, और मैं उससे कनेक्ट कर जाऊँगा। तो ये क्या है? लोग समझते हैं बड़े टेक हैं इसमें कि भाई हम कहीं भी गए, हमने वाईफाई जो है वो उसका स्कैनर QR कोड किया और तो हर चीज़ में देखना होगा, क्या ये उर्फ है, क्या ये आम हो गया है, किस लेवल की है, उसकी वजह क्या है। वो भाभी वाली मस्ती है कि मुझे आदत है, मैं नीड नहीं है फिर भी निकालूंगी, ये एक अलग किस्म की कैटेगरी है। और एक होती है जिसको आप चोरी कहते हैं। बचपन से, जैसे उन्होंने कहा था ना कि सिखाना बचपन से पड़ेगा कि हर किस्म की चीज़ जो आप बगैर मांगे हुए ले रहे हैं वो चोरी है, फ्लैट। मतलब हर चीज़ है ना, जैसे वो आप ब्रेक की बात कर रहे हैं, हम अक्सर बात कर रहे थे ना कि आपके अक्सर ऐसा होता है कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाओ, चप्पलें गायब हो जाती हैं। लोग जो हैं वो अक्सर, मैंने अपने भाइयों को भी देखा है कि ईद पर जब ईद की नमाज़ भी जा रहे होते हैं अदा करने, तो कहते हैं कि अम्मी जो नॉर्मल चप्पल है ना वो दे दें, ये मैं बाहर में पिक्चर्स बाद में खींचनी है तो मैं बाहर बाद में अच्छी पहन लूँगा, अभी नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, कोई उठा के ले जाएगा। और अक्सर ऐसा होता भी है, लोग अपनी जो है ना वो कोई 5 साल पुरानी चप्पल पहन कर आते हैं और उसके बाद वो किसी और की नई लेकर चले जाते हैं और मस्जिद में खड़े होकर हरकतें कर रहे होते हैं, जिस पर इंसान ये भी नहीं कह सकता कि यार कुछ तो ख्याल कर लो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जैसे हम बात अभी कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अक्सर जब मैं बात कर रही होती हूँ मैं देखती हूँ कि मतलब आप जब बात करते हो कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को चोरी नहीं सिखाता। अब जैसे हमारे शहर में जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ रहा है, जिस तरीके से चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, तो वो अक्सर जब आप उनके पेरेंट्स से या आप उनसे बात करते हो तो वो कहते हैं कि हमने तो नहीं सिखाया। तो अगर हम इस पर ज़ोर दें कि ये बचपन से या ये तरबियत होती है, तो कोई भी माँ बाप ये तो नहीं सिखाएगा ना कि हमारा बच्चा चोर बन जाए। अब वो चोरियाँ भी कर रहे होते, तो ये क्या है, ये कोई रवैया है
या ये इसमें माँ बाप की तरबियत का कितना % आप समझते नहीं, हैं? इसमें रवैया भी है। आप देखें कि जो हमारी यंग जनरेशन है ना, उसमें थ्रिल और उसका वो होता है, वो दूसरे दोस्त ने ये बाइक के ऊपर जा रहे हैं, सुनो ये जा रही है इस लड़की से ये चीज़, ऐसे हम इसका पर्स ऐसे छीन लें, या कोई ऐसे जा रहे हैं चलते चलते फ्रूट वाले की रेडी से ही जस्ट फॉर अ थ्रिल इस तरह की हरकतें करते हैं, फिर बड़ा खुश होते हैं कि देखो हमने ऐसा कर लिया है। और एक ये चीज़ मैंने देखी आजकल सुपर स्टोर्स में ख़वातीन को बहुत नोट किया है कि वो चलते हुए जो है ना चीज़ें इधर उधर देखती हैं और इस तरह उठाती हैं और उसके अंदर डाल देती हैं। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है ये कि ना इस तरीके से चीज़ें उठा लेती हैं। भाई चोरी का बड़ा एक्सपीरियंस है। हाँ, चोरी की सारी छोटी वारदातें होती हुई आपने विटनेस की हैं। लेकिन मुझे बताइएगा कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि थ्रिल है नौजवानों में, वहीं पर जैसे आपने ख़वातीन की बात की ना, मैंने खुद भी अक्सर ये देखा है, अक्सर सोशल मीडिया पर वीडियोस भी आ रही होती हैं कि आप चीज़ लेने गए हो दुकान पे, आपने सूट उठाया है, आपने सूट की पेमेंट कर दी या कर दिया, आपकी कोशिश होती है एक और नीचे से खींच लो। हाँ, फिर आपकी यह कोशिश, अक्सर ऐसा होता है कि जब आप भाव ताव कर रहे होते हैं, अक्सर ऐसा होता है ना कि आप 100 रुपये ज़्यादा चले जाते हैं या 1000 रुपये ज़्यादा चले जाते हैं, कम आ जाते हैं, तो आपको पता होता है कि मैं कम पैसे दे रही हूँ, तो आप अगले दुकानदार पे छोड़ देते हैं कि यार अगर तो इसने पकड़ लिया तो ठीक है, वरना जितने गए गए, मतलब कम जितने मेरे बच गए। अब मुझे बताएं, जैसे मैं ब्रेक में भी बात करी थी, क्या लगता है आपको ये ख़वातीन में चोरी की आदत ज़्यादा या मर्दों? मदर जब घर पे आके अगर ये बात बता रही है खातून, तो उसके बच्चे भी सुन रहे हैं ना, अरे आज तो मैंने देखो उसको इस तरह 2000 रुपये देने थे, वो यूँ था, मैंने चेंज में दिए, उसने ले लिया, उसने कुछ कहा ही नहीं। बच्चे सोचो यार अम्मी ने ऐसा किया है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, उन्होंने सुना या इसका मतलब ये कोई बुराई नहीं है, या अम्मी वो कह रही है वो ऐसा था, उन्होंने तो उसमें ज़्यादा चीज़ें डालकर दे दी, मैंने कहा चलो ठीक है, 1 दर्जन अंडे थे, देखो बेटा आज तो इतने उसने दिए मुझे, मैं लेकर आ गई। मतलब खुश हो के आप बता रहे हैं कि बच्चे इस बात को वही जो मोटिवेशन उसको और मिल रही होते हो ना कि मतलब ये चीज़ है और इस तरीके से हो रहा है, बड़ा मतलब फिर आप किस तरीके से, क्योंकि जो एक मदर फिगर होता है ना, वो ऐसा होता है कि बच्चों के जहन में होता है कि यार हमारे माँ बाप गलती कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल ये तो जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा कभी मतलब ऐसा भी होता है कि मतलब एक कॉम्प्लेक्स का एलिमेंट भी इसके अंदर ज़्यादा होता है, जैसे थ्रिल की ये बात करी थी कि आजकल होता है ना कि डर के आगे जीत है, करके देखो, थोड़ा आप प्रोवोक करते हो अगले बंदे को कि हम ज़रा देखते हैं यार तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम तो हिम्मत है तो करके दिखाओ, तो ये वाले एलिमेंट ज़्यादा हैं आजकल या कोई और रीज़न है इसका? इसके बहुत सारे रीज़न्स नज़र आते हैं। बुनियादी तौर पे जो भी बच्चा या बच्ची पैदा होता है वो अपनी बेतहाशा ख्वाहिशात के साथ पैदा होता है और वो चाहता है कि उन ख्वाहिशात की तकमील हो। तो उस ख्वाहिशात की तकमील करने के जो तरीक़ेकार हैं, जैसे कि सर ने भी बात की और मैडम ने भी बात की और आपने भी अभी बीच में बात की थी कि उसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। और बचपन से क्या होता है कि बच्चा अपने इर्द गिर्द के माहौल में बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहा है और ऑब्ज़र्व भी कर रहा है और देख भी रहा है। जैसे कि भी आपने बात कही थी कि कोई भी वालिदैन अपने बच्चों को चोरी करना सिखाते नहीं हैं। ऐसा है, ये बात तो बहुत वैलिड नज़र आती है, लेकिन ऐसा है नहीं। उसकी वजह ये है कि हमारे जो गैर फितरी गैर इरादी रवैये होते हैं वो बच्चों को बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं। जैसे कि मैडम ने भी अब से कहा था कि वालिदैन ने सामने बात की अपने बच्चों की कि अंडे ज़्यादा आ गए, बहुत खुशी हुई, एक सूट भी इजाफी आ गया, उसकी भी बहुत खुशी हुई। बच्चा तो नोट कर रहा है, बच्चा तो ऑब्ज़र्व कर रहा है और चीज़ को वो अडॉप्ट करता चला जा रहा है अपनी लाइफ के अंदर। अब वही काम क्योंकि पेरेंट्स उसके लिए रोल मॉडल हैं, वही तो सब कुछ सीख रहे हैं उनसे। ऐसा है, टीचर उसके लिए रोल मॉडल है, दोस्त यार उसके रोल मॉडल हैं। जब उन तमाम अपने दोस्त यारों से, अपने पेरेंट्स से, टीचर से जब चीज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में लर्न करता है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की आदतों का शिकार हो जाता है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करता चला जाऊँ कि जो हम अभी बात कर रहे हैं चोरी की, ये फितरत है या आदत, तो इससे आगे बढ़ की भी एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं बीमारी है। ऐसा है, बिल्कुल सही। तो जैसे मैंने भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था क्लेप्टोमेनिया, इसी तरह एक और वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड एंटी सोशल पर्सनैलिटी। दूसरा लफ्ज़ है कंडक्ट डिसऑर्डर, ड्रग एब्यूज़। ये वो सारी टर्मिनोलॉजी हैं जो मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जिसके पीछे कहीं ना कहीं बचपन में सीखी हुई मुख्तलिफ़ किस्म की आदत होती हैं जो कि बड़े होकर इस तरह की बीमारियों में शिफ्ट हो जाती हैं। अब जैसा कि अभी आपने बात की थी कि बच्चे ये चीज़ सीख कहाँ से रही हैं, तो बचपन में महरूमियाँ होती हैं। बचपन में बहुत सारे बच्चे एक दूसरे दोस्त यारों से देख के चीज़ें सीख रहे होते हैं कि हमें भी ये मिल जाए। लेकिन वो बहुत अहम चीज़ है कि क्या बच्चों को हम बचपन में पेरेंट्स की बात बता रहे हैं
कि ये सही है या ये दुरुस्त है। जैसा कि आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था एहसास का, तो बच्चों को हमें ये एहसास ज़रूर दिलाना चाह रहे हैं कि अगर उनसे ये गलतियां हो जाती हैं बचपन में या बड़े होके, तो उनको ये फील ज़रूर करना चाहिए ये एक्ट है गलत, इसको सोशल नॉर्म्स ना बनाएं। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब आप ये बात कर रहे हैं ना कि मतलब इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं अक्सर अनइंटेंशनली, जैसे आप भी बात करी थी अभी कि आप जाओ और आपको एक अंडा एक्स्ट्रा मिल गया, पैसे कम दे दिए। इसी तरीके से होता है कि हमारे घर में, क्योंकि कभी सास भी कभी बहू थी वाला एलिमेंट भी होता है, नंद भाभी के भी झगड़े रहते हैं। तो वो जब बच्चे छोटे होते हैं, आप गए घर पे कहीं बाहर गए, बच्चे दोनों के हैं, आपने खिलौने उठाए, आप बैग में डाल के घर ले आए, तो वो आपको बच्चा बता रहा होता है ये देखिए मैं खिलौना लेकर आया, वहाँ पर भी आप उसको डिस्करेज जब नहीं करते हो तो वो कहता है अच्छा ये तो अच्छा काम हो गया, मतलब दिस इज़ वेरी इजी, मैंने गया, मैंने खिलौने उठाए, मैं लेकर आ गया, मुझे मामा पापा से डांट भी नहीं सुननी पड़ेगी, मेरी खिलौनों की ख्वाहिश भी पूरी हो गई और मेरे तमाम तर काम हो गए। ये वो जगह है जहाँ पे हमने बच्चों की सालमियत और इंटीग्रेशन को मेंटेन रखना है। एग्जैक्टली। और ये मुझे काम गलत है। मुझे पता है क्या लगता है, आप बोलिए, आप बात करने वाले जी हैं, जी, बात करिए। आप दोनों ने एक बात कही विच इज़ नॉट कंप्लीट जे कि पेरेंट्स तो कभी चोरी नहीं सिखाते ना, बुरा से बुरा पेरेंट भी चोरी नहीं सिखाता, राइट, सिवाय मूवीज के अलावा, राइट, बट दिस इज इनकम्प्लीट। आई गिव एन एग्जांपल, मेरी और आपकी जब यहाँ बात है, आपने कहा कि आपने खातून को चोरी करते हुए देखा, आपने कहा आपने भी देखा, क्या आपने उस खातून को टोका? नहीं टोका। क्या आपने दुकानदार को बताया चोरी कर रहे अच्छा, हैं? मैं तो बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ। अमूम आपको मैं पता तो है कि लोग बड़ी कहते हैं क्लियर हूँ, मेरे हम इलाके क्यों में पड़े सर इस पर? जब कोई बिजली चोरी भी कर रहा हो ना तो मैं बता देती हूँ कॉल करके कि सर हमारे इलाके में बिजली चोरी हो हाँ, गई। लेकिन ये कितने उस लोग हैं? खातून को क्या हम बताते हैं कि बहन ये चोरी करना गलत है, आपने गलती से उठा लिया है, सर इसको बहन आप जी को रख तो पता ही दीजिए। होगा ना गलत है। No, this is the point. अब बहन जी को नहीं This is पता what होगा I तो mean. किसको पता This is होगा? what I'm saying, psychologically, ये अहम चीज़ जब हम मना नहीं कर रहे, हम ही वो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को भी फिर मना नहीं कर रहे। अच्छा। बिकॉज जो इंसान का मिजाज होता है ना, वो हर जगह दिखाया जाता है। आप अगर फ़ोन करके कह रही है ना हमारे इलाके में जो बिजली चोरी कर रहा है, तो फिर आप कहीं और भी हैं, कोई गलत काम कर रहा है, उसको भी रिपोर्ट करेंगे, बिकॉज आपका एक मिजाज है अपना। हम ये काफ़ी नहीं कि हम चोरी करना नहीं सिखा रहे, हम उसको ये भी नहीं सिखा रहे कि ये नहीं करना है। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। सिखाने वाली बात ये है, क्योंकि बुराई आती है अंदर से, चीज़ों को देख के। जब हम नीड से हट के वांट के पीछे भागते हैं ना, तो ये सारी बीमारियां जन्म देती हैं। ऐसा ही। और ये मुझे ऐसा लगता है कि चोरी की अगर हम बात करें ना, मतलब एक तो हम एक ऐसे मैराथन में कि हमें लगता है कि एक चीज़ हम एक गोल सेट करते हैं, वो पूरा हो जाता है, हम अगले मैराथन के लिए भागने लग जाते हैं। मतलब जब ज़िंदगी में आपके ठहराव नहीं होता, जब आप ज़िंदगी में आपके शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं होते, आप कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ एक मकाम तक नहीं पहुंचना चाहते, तब तक जो है आपके दिमाग में ना, जब अपने लिए आपकी क्लैरिटी नहीं होती ना, तब आप कभी राइट हो रहे होते हो, कभी लेफ़्ट हो रहे होते हो कि अच्छा अब ये कर लूँ, ये वाला शॉर्टकट ज़्यादा बेहतर है, वो वाला शॉर्टकट ज़्यादा बेहतर है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे हम अपने सोशल गैदरिंग्स की भी बात कर रहे हैं कि हम लोग उस चोरी उस चीज़ को तब तक कंसिडर नहीं करते हैं जब तक कोई हमें पकड़ ना ले। हमें लगता है अच्छा बाइक से पेट्रोल निकालना है, या निकाल लेता हूँ, कोई नहीं खड़ा हुआ, अच्छा यहाँ कैमरा नहीं लगा हुआ, अच्छा यार ये तो सही हो गया। ये वाले एलिमेंट्स भी होते हैं, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन वक्त एक ब्रेक से वापस आएंगे। वेलकम बैक जी। हम लोग बात कर रहे थे इस हवाले से कि किस तरीके से जो है वो तमाम तर चीज़ें जो हमारी सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा बन गई हैं जिसको हम अक्सर ये कहते हैं ना कि बुराई या गलत काम इतना आप बार बार करो कि वो आपको सही लगने लग जाए, वो वाला एलिमेंट जो है वो काफ़ी हद तक हमारे माशरे में पेनिट्रेट कर गया है। आसिम इस्माइल साहब जैसे बात कर रहे थे कि एक तो आपकी नीड्स होती हैं, एक आपकी जो है वो ख्वाहिशात होती हैं, तो उससे मुझे बताएंगे जो चोरी वाला एलिमेंट है इसमें आपकी ज़रूरत का किस हद तक किरदार होता है? असल में देखिए, नीड की वजह से जो आप चोरी करते हैं वो एक अलग स्टेटस रखती है, वांट की वजह से जो आप चोरी करते हैं वो अलग स्टेटस रखती है, और दोनों को दूर करने का तरीका भी अलग होता है। आप जब माशरे में लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं देंगे ना, तो वो नीड बेस्ड चोरी करना शुरू होता है। माशरे में एक इन्वायरमेंट, जब आप माशरे में मीडिया के थ्रू और हर चीज़ के थ्रू हर एक को इतना ग्लैमरस दिखा देंगे कि हर कोई मोबाइल फ़ोन पे बेचारा जो कुछ भी नहीं कमाता वो भी देख रहा है कि दुनिया एंजॉय करनी है तो पैसा होना चाहिए और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, एडवेंचर होना चाहिए,
तो ये अब वांट बेस्ड चोरी पे आता है कि ये मुझे चाहिए, फ़र्ज़ ही नहीं है, मैं इससे मर नहीं जाऊंगा, लेकिन हर कोई कर रहा है, मुझे भी इस फन में, मुझे भी इसका पार्ट होना है। वांट बेस्ड चोरी करता है। तो इन दोनों को पहले हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी ऐसे हालात हो जाते हैं ना जहाँ पे माशरा इस लेवल पे आ गया जहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं और चोरी कर रहे हैं, यू जस्ट कैन नॉट हैव दैट कि हाथ काट दो, दैट्स नॉट एप्लीकेबल। तो हमेशा ये देखना पड़ेगा कि वाई क्या है पीछे। अब मसला वही है कि एक दफ़ा एक शख्स ने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की अपने बेटे के बारे में, बात नहीं मानता, हमारे बच्चे ना, नहीं उमर रज़ी से शिकायत की, बात नहीं मानता। उमर रज़ी ने कहा बच्चे को भेजो, तो उन्होंने बच्चे को भेजा, बच्चे को बुलाया, कहने लगा भाई क्यों नहीं मानते तुम अपने बाप की बात। उसने कहा उमर मुझे ये बताया, वो खलीफा है लेकिन बच्चा भी अरब बच्चा है, आप मुझे बताएं क्या एक बच्चे का ये हक़ नहीं होता कि उसका बाप उसको अच्छी माँ दे, अच्छी तरबियत दे, अच्छा नाम दे, अच्छी तालीम दे। तो उमर ने कहा जी होता है। कहने मेरे बाप ने मुझे ऐसा कुछ नहीं दिया। तो मेरे ने बच्चे से कुछ नहीं कहा, बाप को बुलाया और कहा कि इधर आओ, इससे पहले कि ये तुम्हारे साथ गलत करता तुमने इसके साथ गलत किया। तो कहानी कहीं और से शुरू होती है। माशरे में जो चीज़ आम हो जाएगी ना, अब सूद आम है ऐसे, तो हम में से हर कोई सूद में लगा हुआ है, या गाड़ी सूद पे निकाल रहा है, या बैंक से सूद ले रहा है, इंस्टॉलमेंट्स हमने इसको बड़ा वो कर हालांकि दिया है, सूद चोरी से बड़ा मसला है, लेकिन चूंकि आम है बहुत ज़्यादा, लिहाजा कोई उसको सभी बैठे हुए हैं तो कोई मसला नहीं है। लोग इस अच्छा वही जैसे आप बात करें ना, इस तरीके से भी होता है कि अगर आपने कोई काम करना हो तो आप कर लेते हो, नहीं करना तो 100 बहाने हैं आपके पास। इसी तरीके से जैसे आपने अभी सूद की भी बात की ना, हमारे पास इसके बहुत से हमने जो है वो इसके उज़र तलाश किए होते हैं। देखें सर इंस्टॉलमेंट और जितनी इंडस्ट्रीज बड़ी अमाउंट नहीं निकलती, छोटी थोड़ी करके जितनी इंडस्ट्रीज हैं सूद वांट की बुनियाद पे लेती है ना, नीड पे तो नहीं लेती। अच्छा, ये नीड और वांट की बात हो रही है तो हम जो है वो अफ़ज़िया साहिबा से भी पूछेंगे। मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जो चोरी होती है इसमें जैसे आजकल हम बात करें इन्फ्लेशन की, महंगाई की हम बात कर लें, जिस तरीके से बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है लोगों के पास, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये वजह भी है चोरी करने की? बिल्कुल, ये तो है। आप देखें अगर कभी आप अखबार में पढ़ी, छोटी ख़बर होगी किसी बहुत ही रिमोट एरिया में वो बच्चे को जो है ज़मींदार ने मारा, वो फ्रूट तोड़ के खा रहा था वहाँ से, या फिर ये है कि कहीं से रोटी लेकर जो है ना तनूर पे से रोटी लेकर भाग गया, तो उस बेचारे का तो कसूर नहीं है ना। देखें वो तो अपनी नीड पूरी करने के लिए उसने ऐसा किया ना, तो वो, लेकिन लोग कहते हैं ओहो देखा कैसी चोरी करी है। जो बड़ी चोरी है उसको इतना वो नहीं किया जाएगा, उसको देखो ये बच्चे, देखो ये देखो तनूर से रोटी ले गए, फ्रूट्स के तोड़ लिए, ज़मींदार ने उनको मारना शुरू कर दिया, या कहीं से इस तरह की छोटी मोटी चीज़ चोरी करी ना तो उसके पीछे सब लोग दौड़ते हैं। होटल्स पे देखें आप, कोई बच्चा अगर कोई चीज़ लेके जा रहा है, बचा हुआ खाना भी रखा हुआ है ना, अगर वो बेचारे का दिल चाह रहा है लेके जाने का, तो वो अगर उठा रहा है तो लोग कहते हैं अरे भाई देखो देखो ये कहाँ लेके जा रहा है ये। मतलब ये चीज़ जो है इतनी वो गई, वो नीड होती है उन लोगों अच्छा, ये तो हम बात कर रहे हैं बच्चों की कि छोटे बच्चे होते हैं, आपको नहीं पता होता। अब बड़े होकर जब आप बड़े होते हो, अब अगर हम लोग अपने एज ग्रुप की बात करें, अब इतना तो हमारे पेरेंट्स हमें सिखा ही देते हैं, या अगर हमें तालीम, हमें शऊर देती है, अपने इर्द गिर्द रहकर हमें इतना तो पता चल ही जाता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। उसके बाद भी जब हम अपनी जो है वो ज़रूरियात को पूरी कर रहे हों, अब अगर मैं हूँ और मैं कहूँ कि आज मेरा जो है वो पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा है, या आज मेरा जो है दिल कर रहा है मेरे पास अच्छा मोबाइल फ़ोन हो तो मैं जाके किसी का छीन लूँ, तो ये इसको आप कैसे जो है वो जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफाई तो इसको कोई नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर ये इस पे बहस हो कि ये दूर कैसे किया जाए, तो ये सिर्फ पेरेंट्स नहीं कर सकते। एग्जैक्टली पूरा मीडिया, जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है, बस चाहिए वांट एंड वांट। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई नहीं सिखा रहा ना। यू टेक एन एग्जांपल, आप मुझे बताइए इस दुनिया में कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको आपका जिम्मेदारी सिखा रही हो? हर कोई ये कह रहा है ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स, वुमेन राइट्स, चाइल्ड राइट, हर कोई राइट्स की बात कर रहा है ना। तो हर कोई कह रहा है चाहिए। चोर की भी कॉन्सेप्ट क्या होता है? चाहिए। तो पूरा माशरा चाहिए पे बिल्ट हो रहा है। कोई ये नहीं बनी ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने कोई सुनी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो सिखाती हो कि वुमेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कोई नहीं सिखाता। हर कोई, पूरा माशरा कह रहा है चाहिए। चोरी के पीछे जहनियत क्या होती है? चाहिए। अच्छा, ये जैसे आप बात करें ना कि मतलब आजकल इतना ग्लैमराइज, इतना इसको ग्लोरियस कर दिया है कि भाई अगर मैं ये सोचूं, अगर मैं अपना फॉर सपोज फ़ोन देखूं, मैं कोई भी सोशल ऐप खोलूं,
मुझे लगेगा अच्छा अब जैसे नॉर्मली जब शादियों का ट्रेंड हो रहा है, अच्छा इसकी भी शादी हो गई, इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई, अरे अच्छा इसने ये पहना है, इसने ये पहना है, अच्छा वेकेशंस आ गई तो अच्छा ये भी वेकेशंस पर है, ये भी वेकेशंस पर है, ये नया रेस्टोरेंट खुला हमने देखा सब लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो सोशल मीडिया है और इसकी जो कि मतलब हर बंदे के लिए बड़ा आसान हो गया इसको एक्सेस करना, उसकी वजह से भी ये ज़्यादा हमारे माशरे में बढ़ रहा है? आपके पास कुछ पेशेंट्स तो आते होंगे ऐसे? बिल्कुल ऐसा है। देखिए मैंने कहा था ना कि एनवायरनमेंट से, माहौल से इंसान बहुत कुछ सीखता है, जिसमें सोशल मीडिया का अपना किरदार, माहौल की अपनी तरबियत, टीचर्स की अपनी तरबियत, पेरेंट्स की अपनी तरबियत है। अब जो चीज़ हम देख के सीख रहे हैं उसके अंदर भी चोरी का एलिमेंट आ जाता है और वो फिर आदत अब करता है और आदत के बाद वो बाज़ औक़ात बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ऐसे अक्सर और बेशतर लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमने फला शख्स को देखा था और हमने ये काम कर लिया। सर की बात से मैं इत्तफ़ाक़ करूँगा कि उन्होंने बात की थी कि हर शख्स का अपने किरदार है यहाँ पर। मैं एक बड़ी छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, अभी तक शायद वो मिसाल सामने नहीं आई है। मैं जिस क्लिनिक में काम करता हूँ उसके फुटपाथ पे कुछ चप्पल और जूते सेल होते हैं शाम के वक्त, और वो जूते पुराने होते हैं जो कि मसाजिद से चोरी किए गए होते हैं। वो लुंडा के नहीं होंगे, वो मसाजिद की चोरी किए गए। ये तो नया इंकशाफ अच्छा, किया। ये बिल्कुल मैं आपको सही बात बताऊँ, ये मेरी हम तो समझते हैं थ्रिफ्टेड है, यूज्ड आइटम्स हैं। अच्छा, मज़े की बात क्या है कि वो ख़रीदार भी कौन है? वो मैं और आप हैं। हम जाके ख़रीद रहे हैं। वो जो तो नहीं बेचने पता ना वाला सर है, कि चोरी का है, हाँ, हमने तो अब पैसे पता दे नहीं दिए है, लेकिन वो उसको। पुराने। और बेचने वाला कौन है? उसको भी रीइंफोर्समेंट मिल रही है, तक़वियत मिल रही है, वो करके लेके आता है, उसको वहाँ से पैसे मिल रहे हैं। मेरे ख़रीदार को सेटिस्फेक्शन ये है कि सस्ता मिल रहा है। अब इसको रोकना किसकी ज़िम्मेदारी है? किसी न किसी की ज़िम्मेदारी बनती है, सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है, स्टेट की ज़िम्मेदारी है, हर शख्स की ज़िम्मेदारी है। लेकिन बात फिर वही आती है कि बचपन में जब हमारी ख्वाहिशात जन्म लेती हैं तो वहाँ पे पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप ये चीज़ हासिल कर सकते हैं। जैसे सर ने कहा ख्वाहिशात हैं, आपकी भी ख्वाहिश है पिज़्ज़ा खाने की, और मेरी भी है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स भी ये बता दें हाँ बेटा तुम खा सकते हो, कोई मसला नहीं है, ये लो पैसे जाके ख़रीद लो, लेकिन छीन के नहीं खाना है। अब पेरेंट्स के पास हो ही ना तो बंदा Very क्या good. अब उनके पास पैसे ही नहीं है। अब जैसे अब डॉक्टर साहब ये बात भी आप करें, एक और मेजर एलिमेंट होता है आजकल ये जो बढ़ती हुई हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी इस कदर बढ़ गई है कि पहले जो है वो एक बंदा कमा रहा होता था तो घर चल रहा होता था, अब तो हमारे मुल्क में उस तरीके से नौकरियां भी नहीं है। तो आपको लगता नहीं है कि ये इसकी मेन वजह, जैसे आपने अभी ये बात की है चप्पलों वाली और बाकी हम चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, स्ट्रीट क्राइम, ये इसकी भी एक शक्ल है? बिल्कुल एक शक्ल है कि डेफिनेटली मैं एडमिट करूंगा इस बात को। और आप ये देखें इसमें मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था एंटी सोशल पर्सनैलिटी। ऐसे लोग जो दूसरों की ख्वाहिशात को प्रायोरिटी पे नहीं रखते और उनको एक तरह से आम लफ्ज़ में कहेंगे कुचल देते हैं और उसके साथ अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लेते हैं। ऐसे माशरे में बहुत से लोग हैं। हाँ, ये तो माशा भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, आए दिन हम सुनते रहते हैं फला शख्स को उसने कुचल दिया, लेकिन नो गिल्ट, नो शेम, नो रिमोर्स। बेसिकली ही एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम एंटी सोशल पर्सनैलिटी। बचपन में बच्चे आपने देखे होंगे, मुख्तलिफ किस्म के बच्चे शरारतें कर रहे होते हैं, पेरेंट्स बैठ के इंजॉय करते हैं, बाज़ों का हंस देते हैं, ये शरारती है बेटा। बच्चे शरारती तो होते ही हैं। शरारती होने का मकसद ये नहीं है कि वो दूसरों को हर्ट करें या दूसरों को पेन दें। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि इसी तरह की चीज़ें बच्चों के अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन को जन्म देती हैं। मतलब एक एंटी सोशल जैसे आप बात कर रहे हैं, एक बंदा जो है वो ऑब्वियस ही बात है आप, और बड़ा ज़रूरी भी होता है कि आपसे नॉर्मल लाइफ में हम ऐसा तो है नहीं कि इंसान वैसी ख़ता का पुतला है, इंसान से हज़ार गलतियाँ होती हैं, लेकिन वो गलती जब आपसे हो जाए तो आपके अंदर ये, मुझे लगता है जैसे आप भी बात कर रहे थे ना कि ऐसे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। हमें स्कूल कॉलेजेस में एल्गोरिथम्स पढ़ा दिए जाते हैं, केमिकल फार्मूलाज पढ़ा दिए जाते हैं, हमें फ़िज़िक्स पढ़ा दी जाती है, लेकिन हमें ये नहीं पढ़ाया जाता कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो इस आपके अंदर इतनी करेज होनी चाहिए कि आप उसको एडमिट कर लो, मान लो। क्योंकि जब आप मानते हो, अक्सर ऐसा ही होता है, आपके पेरेंट्स भी जब आप छोटे होते हो कह रहे होते हैं कि आप अगर बताओ ये आपने किया, अगर आप बता दोगे तो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। ये वाले पेरेंट्स भी हैं हमारे माशरे में। लेकिन वहीं पर पेरेंटिंग भी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, हम जैसे सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर उस तरीके से एजुकेशन उनके पास नहीं है कि किस तरीके से जो है वो पेरेंटिंग करनी है, तो उस वजह से भी इस तरह के मसाइल जो है उसका सामना हमें करना पड़ रहा है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर मज़ीद बात करेंगे।
सिटी 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बात हम लोग कर रहे हैं हमारे मुल्क में जो फैलती हुई बुराइयां हैं, हमारे माशरे में जो बढ़ती हुई बुराइयां हैं और उसकी रोकथाम किसी सूरत मुमकिन नहीं है। उसकी रोकथाम की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कि क्या रोकथाम उसकी होनी चाहिए, क्या क्या जो चीज़ें हैं वो हमारे माशरे को बेहतर कर सकती हैं। अब जैसे सर हम बात कर रहे थे नॉर्मली, ये तो हमने बात कर ली कि इंसान की ज़रूरत, कोई इंसान ज़रूरत के तहत चोरी करता है। तो आपने स्टार्ट में ही जैसे बात की ना कि अगर आप ज़रूरत के तहत चोरी करते हो तो आपने एक बार कर ली, लेकिन फिर वो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको वे आउट बना लेते हो। लेकिन अगर हम बात करें कि ये हमारे माशरे में हो रहा है, ये तो हम तस्लीम करते हैं, लेकिन इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि भाई अगर आप ये काम कर रहे हो तो ये चोरी के ही ज़ुमरे में आता है? नंबर 1, अगर हम रोकथाम की बात कर रहे हैं ना, तो हमें पूरी, देखिए हमारे पास मार्केटिंग इंडस्ट्री के कोई नॉर्म्स नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको जो मर्जी है दिखाता रहे, ऐसे ही राइट। अब आप जितने प्रैंक्स होते हैं वो क्या होते हैं, आप दिखा रहे हैं कि लोगों को तंग करो और लाइक्स मिलेंगे और पैसे मिलेंगे और ये खुशी की बात है और सब हंसते भी हैं। तो पहले अगर आप कोई जा रहा हो ना, कोई गटर में गिर जाए तो आप उसकी हेल्प करते थे, आपको सिंपैथी होती थी। अब आप वीडियो बनाते हैं क्योंकि आपको शेयर करनी होती है, राइट। तो मीडिया के और मार्केटिंग के एथिकल नॉर्म्स पहले सोसाइटी को तय करने होंगे। उनके तहत इन दो इंडस्ट्रीज़ को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि भाई आप क्या दिखा सकते हैं। आप हमारे बच्चों को अगर कार्टून दिखा रहे हैं, जो भी कुछ दिखा रहे हैं, ड्रामे दिखा रहे हैं, आप उसमें नहीं दिखा सकते कि चोर करने वाला कूल है। ये जब तक सेट नहीं होगा ना, पेरेंट्स अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये पूरी सोसाइटी का काम है, गवर्नमेंट का काम है कि इनके नॉर्म सेट करें कि आप हर तरफ से दिखा के रहें। पेरेंट्स के पास कितनी देर बच्चा रहता है, बाहर निकलता है, फिर मीडिया पे आता है, तो बच्चा सोशल मीडिया पे आ जाता है। तो अगर आप ये नहीं कंट्रोल कर सकते तो इट्स वेरी हार्ड। जस्ट पेरेंटिंग इज़ नॉट इनफ ना। अभी आजकल जैसे आप बात कर रहे हैं, मतलब इतने सारे मसाइल हैं कि अगर आप देखें, जैसे हमारे यहाँ अगर हम ड्रामास की बात करें, अब ख़वातीन बड़े शौक़ से ड्रामास देखती हैं, पूरे 40-45 एपिसोड्स होंगी, 50-55 एपिसोड्स होंगी। उस 50 एपिसोड्स में ना पूरे शुरू से लेकर आखिर तक आप इसको ग्लोरीफाई करेंगे, एक मुजरिम को आप ग्लोरीफाई करेंगे, एक टॉक्सिक कैरेक्टर को जो चोरी करता है या जो गबन करता है या जो है वो इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व है। पूरी एपिसोड, पूरे ड्रामे तक वो बिल्कुल खुश रहता है, उसका घर भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है। लास्ट एपिसोड के लास्ट के 5 मिनट में आप दिखाते हैं कि भाई अब आप ये करेंगे तो इसको समराइज़ करते हैं। तो आप मुझे बताएं, ड्रामास का कितना बड़ा किरदार है हमारे माशरे में, जो अक्सर फैलती हुई बीमारियाँ और मसाइल हैं, उनका कितना बड़ा हाथ है ड्रामास का? ड्रामास का तो सोशल मीडिया जो है ना, आधी तबाही तो इसी की है, क्योंकि पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। मदर जो है वो खुद वही देख रही होती है, बच्चे भी वही सब देख रहे होते हैं। और सोशल मीडिया को देखकर ही जो ये आजकल की जनरेशन जो है ना, वो उसको ये जो वांट्स और ये ज़्यादा उस पर, पहले ये था कि आपने अगर कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाया है तो वो आप कभी महीने में 15 दिन में कभी मिलेंगे अपनी किसी कज़न को तो बताएंगे कि हमने वहाँ। अब तो ये होता है कि खा रहे वहीं से आपने स्ट्रीट वो भेजनी है, ये करना है, उसने देखा अच्छा मैंने भी यहाँ पर जाना है, तो वो ये चीज़ें, ये कपड़े मैंने पहने हैं, आपने फ़ौरन तस्वीर वो डाली है, तो वो फिर फौरी तौर के ऊपर दूसरे उसमें। आपको शायद याद हो, शायद अशफाक साहब या बानो खुशिया साहिबा का एक ड्रामा था, फहमीदा की कहानी, उस्तानी राहत की ज़मानी एक वो था, उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने उसमें पूरा एक साइकोलॉजिकल वो भी दिया था ये कि ये जो शोबाजी होती है उससे कैसे एक बंदा एंग्जाइटी या डिप्रेशन में एक लड़की चली जाती है, कि मतलब हर चीज़ को शो वो करना। पहले नहीं ऐसा होता था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि हर चीज़ को शो ऑफ करना। यही चीज़ जो है आपकी चोरी और इन सब चीज़ों के ऊपर आगे एथिक्स, मतलब अब बैक पर चलेंगे। हाँ, एक एथिक्स और एक सिविक सेंस हमारे माशरे से ऐसे साफ़ हुए ना जैसे कभी थे ही नहीं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास डिग्रीज़ भी हैं, हम डबल मास्टर्स भी कर लेते हैं, हम एमफिल भी कर लेते हैं, पीएचडी भी कर लेते हैं, लेकिन ये वाली जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये हमें लगता है या तो बहुत छोटी हैं, ये बच्चों को खुद ही पता चल जाएंगी, या फिर हम कहते हैं कि चलो ये तो सीख ही जाएगा, अब जैसा भी है खुद ही करें। और आजकल के मैंने पेरेंट्स भी देखे, उन्होंने भी एक नई टर्मिनोलॉजी सीख लिया। आपको पता है बच्चे तो करते ही हैं, आज आप लोगों को तो पता है बच्चे कंट्रोल में ही नहीं है। ये इससे आपको लगता है कि माँ बाप ने जो है वो जिम्मेदारी बिल्कुल ही, यार आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, हमें तो पता ही कुछ नहीं है, आपको पता तो है बच्चे सुनते ही कहाँ हैं। तो आपको लगता है ये वाले एलिमेंट्स भी हैं कि जब आप वो जिम्मेदारी से सर हाथ उठा लेते हो तो फिर इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है? 100% एग्री करूँगा मैं, और मैं सर की बात को भी सेकंड करूँगा जो उन्होंने कहा था कि ये कोई इनफरादी काम नहीं है, ये एक इज्तिमाई काम है जिस पे हम सब ने अपना अपना रोल अदा करना है।
सोशल मीडिया का अपना रोल, पेरेंट्स का अपना रोल, टीचर्स का अपना रोल, रिलीजियस स्कॉलर्स का अपना रोल, सोसाइटी का अपना रोल, हुकूमत का अपना रोल। तो क्या हम सब लोग अपनी अपनी जगह अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं या नहीं, एक तो हमें ये देखने की ज़रूरत है। एक हम अपनी हेल्थ की डेफिनेशन के हवाले से बात करना चाहता हूँ मैं। एक ख़ास हम लव यूज़ करते हैं सोशल, फिज़िकल और मेंटल वेलबींग। समाजी तौर पे अगर हमें आसूदगी हासिल होगी तो हम अपने अंदर अच्छा महसूस करते हैं। ऐसे ही इसी तरह हम जहनी तौर पे आसूदगी फील करेंगे तो ही अच्छा लगेगा हमें। फिज़िकली तौर पे भी अगर हम अच्छे होंगे तो ही हमें सब कुछ अच्छा लगेगा। ऐसे लेकिन अगर हम सोशली तौर पे स्टेबल नहीं है तो ऑटोमेटिकली हमारी मेंटल हेल्थ मुतासर हो बिल्कुल जाएगी। एक ऐसे। छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। वो लोग जो चोरियाँ करते हैं, जब वो लोग इसका आदत का शिकार हो जाते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इस प्लेजर को तो हासिल कर लेते हैं जो वो कर रहे होते हैं, लेकिन वो समाज में आइसोलेट हो जाते हैं, लाताल्लुक़ हो जाते हैं, लोग उनसे आइसोलेशन इख्तियार करते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इसका मतलब सोशली तौर पे वो आइसोलेट हो गए। अच्छा, मुझे ना ज़रा क्विकली लास्ट में ज़रा एक कमेंट कर दीजिएगा जहाँ पर आपको लगता है कि जैसे आपने बात की वैसे बड़ा ज़रूरी भी है कि जब तक रियासत अपनी ज़िम्मेदारी, जब तक हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो उसका अपना किरदार अदा नहीं करती, तब तक जो है ना माशरे में इस तरह की बुराइयाँ जन्म लेती रहती हैं और बढ़ती रहती हैं। कोई एक नया मसला आता है, वो मसला जो है वो हमारे यहाँ नया, हम कहते हैं अच्छा ये वाला मसला अब नया आ गया, अब ये वाला रुझान बढ़ गया, लेकिन हम उसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं करते। आपको क्या लगता है कि ये आदत किस तरीके से जो है वो हटाई जा सकती है, बच्चों में, बड़ों में, ख़वातीन में, मर्दों में? ज़रा क्विकली वन लाइनर दे दीजिएगा। आपसे शुरू करते हैं डॉक्टर साहब। मैं इसको बड़ा मुख्तसर करके यूँ बात करूँगा कि हर शख्स को अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए हर बच्चे को ये बात लाजमी बतानी है कि ये ब्लैक चीज़ है और ये वाइट चीज़ है, यानी ये गलत है और ये सही है। हर शख्स को अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम देनी है। अगर वो करता रहेगा अपनी अपनी जगह तो हो सकता है कि सोसाइटी के अंदर या माशरे के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ों में कमी आ जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। आप बताइएगा आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इसकी रोकथाम मुमकिन है या कमी की जा सकती है? देखिए, पेरेंट्स और उसके बाद स्कूल में ये होता है कि टीचर्स वगैरह ऐसे बच्चों को मतलब वो करें कि देखें इस बच्चे ने ये चीज़ कहीं गिरी हुई थी, किसी की ला कर दी है, उसको आप इनाम दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, इस तरह का मतलब आप उसको रिवॉर्ड का वो दे। तो उस सब इन सब चीज़ों से भी जो है ना बच्चों, जब ये नीचे की मतलब एक वो आपकी पूरी चलेगी आगे की पौध जो है उसको ये होगा तो वो फिर आगे आपकी बेस्ट उस पर जाएगी सोसाइटी। ठीक है जी, आप बताइएगा सर आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इसकी रोकथाम जो है वो हमारे माशरे से में हो सकती है या किस तरीके से एटलीस्ट इसमें कमी आ सकती है? एक तो जो मैंने अभी पहले कहा था कि पॉलिसी मीडिया के लिए और मार्केटिंग के लिए होनी चाहिए। दो चीज़ें और हैं, एक ये कि पेरेंटिंग और टीचिंग के कोर्सेज इसके ऊपर बाकायदा होने चाहिए कि किस तरह से रोका जाए। बट ऑन टॉप ऑफ इट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरत होती है। तो हम हमेशा चोर के तो हाथ काटते हैं, लेकिन इस माशरे में जहाँ हर कोई चोरी कर रहा है, जो नहीं कर रहा उसकी हम कभी तारीफ़ नहीं करते। तो अगर हम बच्चों में उन बच्चों को इनकरेज करें और आगे दिखाएं, दे आर द स्मार्ट वंस, दे आर द कूल वन, दे आर द वन हु एवरीवन लाइक्स देम, ये वो हैं जो इन हरकतों में नहीं जाते। ऐसा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है वो पैनल पर उस्ताद आसिम इस्माइल जो कि एजुकेशनलिस्ट है मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। साथ ही साथ अफजिया नौरीन साहिबा जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि साइकोलॉजिस्ट है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हम लोग आज डिस्कस कर रहे थे कि किस किस तरीके से जो है छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बड़ी मैटर कर रही होती हैं आपकी नॉर्मल ज़िंदगी में, लेकिन आप उसको बॉदर नहीं कर रहे होते हो। अगर हम देखें तो इसमें हम किरदार देखते हैं सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा, वो लाइक्स, फॉलो और ये इस तरह की एक ऐसी रेस है जिसके पीछे लग के या आप अपनी ख्वाहिशात को इस कदर बढ़ा देते हैं कि जो है वो आपको पता ही नहीं चलता कि आपको फुल स्टॉप कहाँ लगाना है। जब आपको पता हो कि मेरी ये ख्वाहिशात हैं, लेकिन ये ख्वाहिश जो है ना, ये अगर मैं इसकी तकमील के लिए निकलूँगा तो मुझे इसके लिए प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये वहाँ पर जो है वो आपको रुक जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे पेरेंट्स अक्सर यही बात करते हैं कि ज़िंदगी में आपको सब कुछ हासिल नहीं होता, तो इस दौड़ में मत रहें कि ज़िंदगी में सब कुछ ही हासिल करना है। जो आपके पास है उस पर जब आप शुक्र करेंगे और जो चीज़ आपके पास नहीं है उसमें आप ये जानेंगे कि अगर ये मेरे पास नहीं है तो शायद इसी में मेरी भलाई है। एफ़र्ट ज़रूर करें, मेहनत उस चीज़ के लिए ज़रूर करें, लेकिन अगर आप उस तरीके से कामयाब नहीं हो पा रहे तो इसका मतलब यही नहीं है कि आप उसी ट्रैक पर सारी ज़िंदगी लगे रहें, आप उसी पर भागते रहें और उसी पर अपने साल दिन बर्बाद करते रहें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब प्लान ए कामयाब नहीं हो रहा होता तो प्लान बी भी है।
प्लान सी भी है, ए से लेकर जी तक है। तो आप कोशिश करें, और ये बड़ा ज़रूरी भी है, पेरेंट्स के लिए भी बड़ा ज़रूरी है उस तरीके से जो है वो थोड़ी अवेयरनेस हो इस तरीके पर, इस तरह के कामों पर जब हम थोड़ी सी तवज्जो देंगे, जहाँ पर हम लोग बाकी चीज़ों पर तवज्जो दे रहे होते हैं कि अच्छा आज यहाँ पर सेल लग गई, आज यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये मिल रहा है, मैं तो जो है वो मैं सेल के कपड़े नहीं पहनती, मैं ये नहीं होता। जब हम इन सब से बाहर आएंगे, क्योंकि ये बहुत पुराने हो गए, अब ये वाली रेस अब छोड़ देनी चाहिए कि वो लोग करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ना, वो जैसे हम शोबाजी की बात कर रहे थे, या आप शो ऑफ कर रहे होते हो, या आप अगले बंदे को इम्प्रेस करने की ज़रूरत आपको जो है वो हो रही होती है, तो आपको जो है वो तब ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये बेहतर हों तो ही माशरे में इस तरह की बुराइयां जो हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, सिटी 10 से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।